सो जानवी, कैसा लग रहा है पॉडकास्ट पे आके? मैंने तो ये भी नहीं सोचा था कि मैं इतना लिख लूंगी। फेवरेट शायर कौन है और शायरियाँ क्या हैं? तहज़ीब हाफिज़ साहब है। तहज़ीब हाफिज़ मतलब तौबा। अगर मैं दुश्मनों से जंग जीत भी जाऊं तो मैं उनकी औरतें कैदी नहीं बनाऊंगा। पाकिस्तानी शायर अच्छे हैं, मतलब मुझे पाकिस्तान से हजार शिकायतें हो सकती हैं, पर पाकिस्तान के शायर और पाकिस्तान का कोक स्टूडियो इंडिया से बेटर है। हाउ डू लुक एट कंटेंट क्रिएशन? जब तक मेरे फॉलोअर्स नहीं थे तब तक मुझे आर्टिस्ट वाला फील आ रहा था। मैं दिन के 5 वीडियोस डाल रही थी। कंटेंट क्रिएशन कितना पैसा कमा लेता? बंगला बन गया, गाड़ियाँ बन गई हैं और वो सब आगे आपके पास भी नहीं आया। आपको क्या पता कि वो जो बंगला और गाड़ी दिखा रहे हैं वो कंटेंट क्रिएशन के पैसे से आई हो। कुछ टिप्स नए कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए मैं यही बोलूंगी कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ लव? नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे पॉडकास्ट इंस्पायरिंगली योर्स के एक और नए एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कंटेंट क्रिएशन की। कंटेंट क्रिएशन के हर पहलू को डिस्कस करेंगे, शुरू करने से लेके उसे स्केल करने तक, उससे पैसा बनाने से लेके उसमें करियर बनाने तक। कंटेंट क्रिएशन के हर एस्पेक्ट को इस एपिसोड में डिस्कस किया जाएगा और ये सब डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ हैं जानवी सहगल। जानवी एक बहुत ही कामयाब कंटेंट क्रिएटर हैं, मल्टीपल निशेस में कंटेंट क्रिएट करती हैं। वो पोएट हैं, रैपर हैं, ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर हैं। तो जानवी से हमने बात की उनके सोशल मीडिया करियर के बारे पे और उनके लाइफ की जर्नी के बारे में। इसके अलावा वी ऑल्सो स्पोक अबाउट हर एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग हर फादर एज अ चाइल्ड और भी बहुत कुछ। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमने कोशिश की टू अंडरस्टैंड दिस कंटेंट क्रिएशन गेम एंड टू लर्न सम टिप्स एंड ट्रिक्स। और जानवी पॉडकास्ट पे हो और शायरियाँ ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आइए शुरू करते हैं। सो जानवी, कैसा लग रहा है पॉडकास्ट पे आके? जब लिखना शुरू किया था कभी सोचा था नहीं पहुंचोगे इंस्पायरिंगली उस पे? मैंने तो कुछ नहीं, मैंने तो ये भी नहीं सोचा था कि मैं इतना लिख लूंगी। ओके, या सो इट्स अ बिग डील। इट्स अ बिग डील। तो हमारा पॉडकास्ट क्या हुआ, कपिल शर्मा का शो हो गया है ना, यहाँ पे बिग डील हो गया है। सो बताओ कुछ अपने बारे में यार। मेरे बारे में मैं खुद भी नहीं जानती शायद। बहुत पोएटिक आंसर्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो मेरे बारे में तो बस यही है कि मुझे अपने बारे में इतना पता है कि मुझे लिखना पसंद है और मुझे काम करते रहना पसंद है। तो अगर मेरे पास किसी दिन लिखने का एडवांटेज नहीं होगा, ट्रैवल करने का एडवांटेज नहीं होगा या वो सब करने का एडवांटेज नहीं होगा जो मैं करना चाहती हूँ, तब भी मैं कुछ कर ही रही होंगी। सो मेरे पापा जो थे वो बोलते थे कि मतलब वो मुझे जेनी बोलते थे। माय नेम इज़ जानवी बट मेरा निकनेम है जेनी, और सिर्फ मेरे पापा ही मुझे जेनी बोलते थे, इसलिए मैंने फिर अपना हिप हॉप नेम, वील कम टू दैट। तो वो मेरे को हमेशा ये बोलते थे कि जेनी की सबसे अच्छी बात है कि ये कभी खाली नहीं बैठती है। और ये तब बोलते थे जब व्हेन आई वाज इन 5th स्टैंडर्ड, क्योंकि मैं तब भी स्कूल से आते ही होमवर्क करना था, होमवर्क करके मुझे कुछ फिर कुछ, तो मैं खाली बैठना पसंद नहीं करती हूँ। तो दैट्स द ओनली थिंग, बेसिक थिंग आई नो अबाउट मी। उसके आगे तो कुछ नहीं है। ओके, सो कुछ अपनी फैमिली के बारे में, अपने अपब्रिंगिंग के बारे में, एंड वी विल ऑफ कोर्स टॉक अबाउट योर फादर, द लॉस। या तो बताओ कुछ, मतलब स्कूलिंग कहाँ से हुई, एजुकेशन कहाँ से हुई, मतलब क्या किया और हाउ डिड यू एंड अप बिकमिंग अ रैपर एंड अ पोएट? ओके, सो मेरा बचपन गुजरा जोधपुर में। जोधपुर? या सो टिल 7th स्टैंडर्ड आई वाज इन जोधपुर एंड उसके बाद हम लोग कोटा शिफ्ट हो गए बिकॉज मेरे भाई को IIT वगैरह एंड स्टफ। हाँ, तो उसके बाद हम कोटा आई कुड कनेक्ट टू इट। तो हम कोटा एकदम ऐसा भयावह सा वो है ना। तो बस मेरा एक्चुअली होम टाउन इज कोटा, बट हम लोग रहे जोधपुर में। मैं बचपन से कोटा नहीं रही थी, बट फिर हम लोग कोटा वगैरह शिफ्ट हुए एंड वहाँ रहते रहते वही हुआ कि 1-2 साल तो अच्छे गुजरे, बट फिर my father met with an accident and he passed away when I was, मतलब मेरा 9th का लास्ट चल रहा था। It was in the January, मार्च में एग्जाम्स होते हैं, तो जैन में पापा का हुआ ये एंड मतलब रिपब्लिक डे से 1 दिन पहले हुआ उनका। तो अब आई couldn't handle basically, of course, तो 5-6 महीने 7 महीने बाद तो एक चीज़ अच्छी थी कि जो मेरा भाई है वो एक तो Eminem को सुनता था बहुत और बुक्स पढ़ता था। हमने यस, उसी की वजह से उसको मैं इरशाद भैया बोलती हूँ अब। His name is not his real name anymore, he is my इरशाद भैया, because इरशाद कर करके उसने मेरे को अच्छे मकाम पे पहुँचा दिया। तो उसने मुझे Eminem से इंट्रोड्यूस करवाया
उसने मुझे हाथ में ला ला के बुक्स दी एंड उससे मैंने डायरी मेंटेन करना सीखा. माई ब्रदर इज़ अ वेरी क्रिएटिव पर्सन. ही इज़ ऑन अ गवर्नमेंट जॉब राइट नाउ बट ही इज़ अ वेरी क्रिएटिव पर्सन. मतलब उससे मैंने बहुत कुछ सीखा है बचपन से. तो मेरे पापा के बाद यही हुआ कि उसने मेरे को लिटरेचर और म्यूज़िक से इंट्रोड्यूस करवाया एंड देन आई गॉट एन इंटरेस्ट देयर. तो मैंने मेरी जो पहली पोएम भी लिखी वो मेरे पापा के जाने के बाद ही लिखी. पोर्ट्रेट्स एट अ प्लेस करके मेरी पहली. तो सब जनरली सब लोग इंग्लिश में ही लिखना शुरू करते हैं तो मैंने भी वैसे ही शुरू किया इंग्लिश में लिखना. एंड बस मेरे को नहीं पता था कि वो पहली पोएम की वजह से मैं इतने साल लिख लूँगी. तो मैंने तो बस लिखी क्योंकि मेरा लिखने का मन किया. तो बस यही है, ऐसे ही मेरी राइटिंग जर्नी चलते फिरते शुरू हो गई. अपने पापा की बात की, उनकी डेथ की बात की, लॉस की बात की. सो लाइक हाउ डिड दैट अफेक्टेड योर लाइफ? आई एम श्योर कि वो इफेक्ट काफ़ी सीवियर भी होता है, पेनफुल भी होता है. मतलब आई लॉस्ट माई मदर व्हेन आई वाज ऑलमोस्ट 34. मतलब आई वाज लाइक ऑलमोस्ट डबल योर एज प्रोबब्ली, उससे भी बड़ा. एंड मैं तब प्रोसेस नहीं कर पाया उसको, समझ रहे हो? तो आई एम श्योर कि वो उस एज में तो बहुत डिफिकल्ट होता है. यस एक्चुअली बहुत अनएक्सपेक्टेड था. मतलब वो घर से निकले हैं ये बोल के. मतलब मेरी मम्मी जो है शी हैज़ फेस्ड 3 मेजर ऑपरेशंस. तो उनको देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज अ डिजीज़ कॉल्ड अल्सरेटिव कोलाइटिस जिसमें लार्ज इंटेस्टाइन रिमूव की गई है मेरी मम्मी की. तो कुछ अल्सर्स बस्ट हो गए थे अंदर व्हेन आई वाज 7 years old. तो मेरे पापा का उस चीज़ में भी बहुत योगदान है. लाइक कहते हैं, मेरी मम्मी खुद बोलती है कि मैं अगर ज़िंदा हूँ तो तुम्हारे पापा की वजह से हूँ. सो उनके बीच जो एक हेल्दी रोमांस होता है ना, वो मैंने ग्रोइंग अप देखा है अपने घर में. तो मेरे फादर ने मुझे हमेशा इंस्पायर किया और मुझे शायद कभी वैसा इंसान नहीं चाहिए जो मुझे मेरे पापा जैसा प्यार करे. मुझे वैसा इंसान बनना है जिसको मैं मेरे पापा जैसा सामने वाले को प्यार दे सकूं. क्योंकि किसी की जान बचाना सबसे बड़ा सबूत है आपके प्यार का. लाइक बेस्ट लव यू कैन शो टू समबडी. उससे ज़्यादा क्या ही दिखाओगे आप? एग्जैक्टली. तो वो वहाँ मुझे पापा ने इंस्पायर किया. ऑल्सो ही वॉज एन आर्टिस्ट. ही वॉज अ रंगमंच एक्टर. ओके. तो ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू रंगमंच एंड नाटक. तो मेरे पापा एक सिंपल गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे एंड उनका क्या था. हाँ, पर मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हुए आर्टिस्ट होना वो अपने आप में दिखाता है कि आप कितना कमिटेड हो उस आर्ट फॉर्म के लिए. मैं बोलूँगी वो आर्टिस्ट होते हुए गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे. यस, इट्स द ऑपोजिट. बिकॉज बचपन से उनका मन था आर्टिस्ट बनने का और वो मतलब जाते जाते तक भी वो कोशिश करते रहे, वो ऑडिशंस देते रहे. उन्होंने बहुत कुछ बड़े मुकाम पर हासिल नहीं किया लेकिन उन्होंने जितना किया आई थिंक वो खुद की अर्ज को सेटिस्फाई कर रहे थे कि कैसे ना कैसे वो कोशिश कर रहे थे. एंड ऐसा था कि उनका जो ऑफिस के जो कलीग्स वगैरह थे, जो उनके बॉस भी थे, ये सारी सबकी एक नाटक मंडली थी. यस. तो जोधपुर में जब हम हुआ करते थे तो हर 2-3 महीने पापा का एक नाटक होता था और हम लोग वो देखने जाते थे सब. हाँ, तो पापा का रूटीन यही रहता था कि जब कोई नाटक नहीं है तब तो वो आते थे और सो जाते थे, रेस्ट करते थे. लेकिन जब नाटक होता था तो ऑफिस से वो आते थे, उनके हाथ में ऐसा एक वो होती थी, स्क्रिप्ट होती थी और उसको लेके वो बैल्कनी में घूम रहे हैं, पढ़ रहे हैं. तो ग्रोइंग अप, यस, प्रिपेयरिंग फॉर, और वो पूरे उसमें इन्वेस्ट हो जाते थे. आई हैव सीन हिम एंड मैं मतलब मेरे लिए वो बहुत एक एस्पिरेशनल फिगर मैं अपने पापा को बोलूँगी कि वो थे मेरे लिए. एंड उन्होंने मुझे मेरी लाइफ का पहला रंगमंच शो दिलाया था. शहनशाह एडिपस करके एक शो हुआ था जोधपुर में. तो शहनशाह एडिपस की बहनें थी आई गेस 2, एक इज़्मानी और एक एंटिगनी. तो मैं एंटिगनी बनी थी एंड मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी उस टाइम पे, पता नहीं है कैसे लेकिन कोइंसिडेंटली हम लोग की शक्ल सेम थी. तो और उसमें जो रोल था वो ट्विंस का ही था. तो मैंने बोला चल आजा. तो हम यस, कास्टिंग हो गई. तो हम दोनों ने वो किया. अब वो शो इतना फेमस हो गया कि 2 बार तो वो जोधपुर में हुआ. और बचपन में मतलब जब आई वाज इन 6th standard तब वो टीम हमारी पूरी जयपुर आई थी. तो यहाँ का जो जवाहर कला केंद्र है वहाँ हमने शो किया था. यस. तो मेरे फादर ने मुझे एक्टिंग से इंट्रोड्यूस करवाया और मैं बचपन से बोलती थी मुझे एक्टर बनना है. ऑल्दो बड़े होकर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे नहीं बनना. मैं राइटिंग में क्योंकि एंटर कर चुकी हूँ. बट मेरे पापा ने मुझे बोला था कि तू एक बार ग्रेजुएशन कर ले, तू सब कर ले एंड देन आई विल टेक यू टू मुंबई समडे. बट मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मेरे पापा सिर्फ एक्टर नहीं थे, वो राइटर भी थे. और हमें ये चीज़ पता चली कि जब वैलेंटाइंस डे होता था या मम्मी का बर्थडे या एनिवर्सरी, तो सुबह किचन हमें डेकोरेटेड मिलता था पूरा. मम्मी ने कभी कुछ नहीं किया. मेरी मम्मी वॉज नॉट द आर्टिस्टिक काइंड, माई फादर वॉज, ही वॉज अ रोमांटिक आर्टिस्टिक काइंड. एंड सुबह उठते थे तो किचन पूरा फ्लावर्स में, रोजेस में, चॉकलेट्स में. और हमेशा एक कार्ड होता था जिसपे पापा उनके लिए कुछ ना कुछ शायरी लिखते थे. तब हमें पता चला कि उनका एक्सप्रेस करने का तरीका ये है. तो राइटिंग, एक्टिंग सब
एक साथ Eventually वहीं हैंड से इन आया हैंड सब जाता कुछ। था। Okay. आपके अंदर भी वहीं से आया है? हाँ, आई बिलीव वहीं से आया होगा। आप तो लिखते हो शायरी, बाकी आपके अलावा आई एम श्योर कि आप अपनी फेवरेट तो हो गई होगे, बाकी उसके अलावा आपके फेवरेट शायर्स कौन है और शायरियाँ क्या हैं, मतलब कंटेम्प्रेरी, पुराने ज़माने के, एनीबडी? देखो बहुत लोग हैं जिनको हम सुनते हैं और पढ़ते हैं, मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई फेवरेट है। ओके। पर कुछ शेर हैं जिनसे मुझे वो आर्टिस्ट समझ में आने लगे हैं। जैसे अगर हम कंटेम्प्रेरी की बात करें तो एक तहजीब हाफिज साहब हैं। तहजीब हाफिज, मतलब तौबा, मतलब फैन हूँ मैं उस बंदे का। वो, और मैं बताना चाहूँगी कि मैं उनकी फ़ैन कैसे बनी। मैंने उनका एक शेर सुना, उनकी सारी राइटिंग्स बहुत अच्छी हैं, पर ये एक शेर है जो मेरे को मेरे दिल में घर कर गया, और वो ये था कि अगर मैं दुश्मनों से जंग जीत भी जाऊँ, सॉरी हाँ, जीत भी जाऊँ, ट्रू 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 ट्रू, अगर मैं दुश्मनों से जंग जीत भी जाऊँ तो मैं उनकी औरतें कैदी नहीं बनाऊंगा। एंड दिस वाज, मतलब ये जो थॉट आना किसी के दिमाग में, ये उनकी पूरी नियत बताता है इंसान की, पूरी पर्सनालिटी खड़ी करके रख दी उन्होंने एक शेर के अंदर। तो वहाँ वो मेरे फेवरेट। फिर एक शायर हैं कुशल दौनेरिया, दोस्त है मेरे बहुत अच्छे, एंड उनका एक मेरे को बहुत पसंद है ये कि जो भी अफवाह था वो सच निकला, शोर मचना था शोर मच निकला, छिप गई बात हाथ कटने की, खून मेहंदी के साथ रच निकला। ओके, मतलब somehow मैं I couldn't process it, but हाँ। यस, सो हम बात कर रहे हैं कि हाथ वाथ कटने की, मतलब किसी के विल के अगेंस्ट किसी की शादी या एनीथिंग, तो उस सिनेरियो के ऊपर ये चीज़ें लिखी गई हैं। फिर अगर पुराने शायरों की मैं बात करूँ, जैसे बशीर बद्र साहब हैं, एंड उनके मेरे को बहुत पसंद है। मैंने रिसेंटली हाल ही में परवीन शाकिर साहिबा को थोड़ा गौर से सुनना पढ़ना शुरू किया है, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो बहुत ज़्यादा लड़कियों से रिलेटेड, क्योंकि मैं रिलेट कर पाती हूँ कि वो काजल, भीगा हुआ काजल, मोर, जंगल, दुल्हन, दुल्हन वर्ड को यूज़ करके उनके, मतलब एक उनका शेर है कि कमाल ज़ब्त को खुद भी तो आजमाऊंगी, मैं अपने हाथ से उसकी दुल्हन सजाऊंगी, सुपुर्द करके उसे चांदनी के हाथों में, मैं अपने घर के अंधेरों को लौट आऊंगी। तो मेरे को गूज़बम्स आ जाते हैं जब मैं ये चीज़ें पढ़ती हूँ। परवीन शाकिर साहिबा हैं, बहुत सारे, जॉन एलिया तो खैर हु डजंट नो हिम, ही इज़ अ लेजेंड। तो मतलब मैं सुनती हूँ पढ़ती हूँ, मुनीर नियाज़ी साहब हैं एक, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ने में somehow मुझे लगता है पाकिस्तानी शायर अच्छे हैं। मतलब मुझे पाकिस्तान से हज़ार शिकायतें हो सकती हैं, पर पाकिस्तान के शायर और पाकिस्तान का कोक स्टूडियो इंडिया से बेटर है। मतलब इस बात पे मुझे मानना पड़ता है कि बाकी चाहे कुछ भी है, तो ये दोनों चीज़ें उनकी अच्छी हैं। पाकिस्तान का एक शायर है जवाद शेख, अरे बहुत ही, उसका एक शेर है जो मुझे बहुत पसंद है। हालांकि वो समझने में ना कई बार 5 मिनट लेता है, बट उसके बाद इट हिट्स यू रियली हार्ड। इट्स इसकी जैसा कि ताकि तू समझे कि मर्दों के भी गम है, ताकि तू समझे कि मर्दों के भी गम है, मैंने चाहा भी यही था कि तेरे बेटा हो। एंड मतलब जब फर्स्ट टाइम सुना है 30 सेकेंड्स 40 सेकेंड्स, somehow आई लाइक क्या कहना चाह रहा है, एंड देन हिट मी, ओह बैड। एक उनका वो भी है कि अपना सामान बांधे हुए इस सोच में हूँ कि जो कहीं के नहीं रहते वो कहाँ जाते हैं। और वो शेर मुझे इतना बेहतरीन लगता है कोई इसको एग्जैक्टली कि अपना सामान बांधे हुए इसी सोच में हूँ कि जो कहीं के नहीं रहते वो कहाँ जाते हैं। और हमें ये भी नहीं पता कि वो सच में उन्होंने वो चीज फेस की है या नहीं की है, बट आर्टिस्ट की ना यही एक ब्यूटी होती है कि अपने एक्सपीरियंसेस को हर कोई लिख सकता है, उतना सुंदर ना लिख पाए पर लिख सकता है। आर्टिस्ट दूसरे के एक्सपीरियंसेस को लिख सकता है, मतलब वो उसके अंदर वो जहन में वो डेप्थ होती है, वो क्या बोलते हैं इंग्लिश में वर्ड होता है एम्पैथी, कि मतलब वो दूसरों की के दुख दर्द को, उनकी फीलिंग्स को, उनके इमोशंस को एम्पैथाइज करके वो फील कर पाता है और लिख पाता है। राइट। तो वही एक आर्टिस्ट को डिफरेंशिएट करता है। तो जरूरी नहीं है कि उन्होंने लिखा तो शायद उन्होंने फेस किया हो, पर देखा जो सोसाइटी में उसको देख के लिख पाए वो शेर। मतलब एंड इट्स लाइक बहुत वाइड रेंज पे लोग इसको रिलेट कर सकते हैं। यू स्टार्टेड एज अ रैपर ना? नो, आई स्टार्टेड एज अ पोएट ओनली। ओके, बिकॉज़ मैंने आपका YouTube चैनल देखा जो उस पे जनरली आई स्टार्टेड पुटिंग लाइक एक्सप्रेसिंग ऑनलाइन एज अ रैपर। मतलब बहुत पहले मेरी एक पोएट्री आ रखी है व्हेन आई वाज 16 ना। आई टोल्ड यू आई स्टार्टेड राइटिंग व्हेन आई वाज 15। एट द एज ऑफ 16 और 17 आई गेस मेरा एक पहला YouTube वीडियो आया था, द वर्ड्स ऑफ अ टॉर्चर्ड सोल बेसिकली। टॉर्चर्ड सोल। हाँ, तो उस टाइम मुझे रेप
क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ा ज़्यादा अवेयर हुई थी, एंड आई वाज सो एंग्री अबाउट इट, एंड मेरे को उस टाइम राइटिंग वाज द ओनली थिंग जो मुझे लगा कि मैं वेंट आउट करने के लिए आई कैन यूज़ दैट। तो तब मैंने वो किया, बट तब कौन देख रहा था मुझे, कोई नहीं। अब रैपिंग में थोड़ा सा मुझे एक्सपोजर इसलिए मिला बिकॉज मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री है ना, लड़कियां दिखती नहीं है। मैं एक ऑडिशन देने जा रही हूँ, 50 लड़के हैं वहाँ पे और उसमें मैं एक अकेली लड़की हूँ, और मेरा भाई मेरे साथ गया था एंड ही वॉज वेयरिंग हेडफोन्स ऐसा नेक में, तो लोग उसको देखकर बात कर रहे बिकॉज उनको लग रहा था कि ये है रैपर, ये लड़की नहीं हो सकती है। बट देन फिर हमने साइफर किया तो मैं आगे गई एंड देन आई रैप्ड ऐसा। तो हाँ, मतलब आई स्टार्टेड ऑफ एज अ पोइट, बट उस टाइम मैं ऐसा हार्डकोर शायरी नहीं कर रही थी। इट वाज जस्ट सम थॉट्स कि रैंडमली कुछ लाइक आई जस्ट स्क्रिबलिंग एंड ऑल, एंड देन उसके बाद मेरे को पता चला हिप हॉप के बारे में। तो मैंने फिर हिप हॉप में एंटर किया, 2-3 साल किया, बट हिप हॉप में ही मेरे को एक लड़की मिली। she's a ऐसा फुल फ्लेजेड क्लासिकल इंडियन म्यूजिशियन, एंड वो उसने हिप हॉप करना स्टार्ट किया था। तो मैंने उसको बोला, उसको ये समझ में आया कि मेरा जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है हिप हॉप में वो म्यूजिकल पार्ट नहीं है, वो राइटिंग पार्ट है। और मैंने उसको ये बोला कि मुझे यार मैं बहुत शायरियाँ और कविताएं लिखती हूँ, बट मैं अभी हिप हॉप कर रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि मैं बस यहीं पर लिमिटेड रहा हूँ। तो उसने बोला, देख तू जो बेटर कर रही है ना तो वो करके देखे एक बार। एंड मुझे ऐसा लगता है कि उसका एडवाइस सही था। मैं खुद को बहुत ज़्यादा ना रेजिस्ट कर रही थी कि मैं नहीं करती शायरी, मेरे को हिप हॉप ही करना है, पर उस जिद के कारण मुझे नहीं पता था कि कितनी सारी ग्रोथ छूट रही है। जो चीज़ बढ़िया है जिसमें आपका पकड़ है, फिर जब शायरी में हुआ ना तो पता नहीं अपने आप ही हिप हॉप छूट गया। फिर मतलब कहते हैं ना, मन नहीं लगता, एवरीवन इज नॉट मेंट फॉर एवरीथिंग, राइट? मतलब तो लाइफ में इवॉल्व होता है आदमी ना, मतलब तो व्हाट यू वर एट 15 यू विल नॉट बी दैट सेम गाय एट 18 और 20 22। बट हिप हॉप ने मुझे बहुत कुछ दिया। एक तो उसने मुझे लोग दिए, और उसने मुझे बताया कि ये इंडस्ट्री बहुत बुरी है। बुरी कैसे? मुझे एज अ होल ये इंडस्ट्री समझ नहीं आई। पोइट्री इंडस्ट्री मुझे अच्छी लगी, आई फेल्ट सेफ देयर। वहाँ पे क्या होता है ना, टीज करके सरकाज़म में बात होती है, वहाँ बुरी नीयत नहीं होती है। हिप हॉप में वो चीज़ लोग सामने करते हैं। तो प्लस एक डिसकल्चर है जिसके मैं शुरू से अगेंस्ट थी। सो डिसकल्चर में यही होता है, यू कॉल आउट ईच अदर इन फ्रंट ऑफ पीपल, एंड उसमें आप इतने गंदे लेवल पे गिर जाते हो कि आप ना माँ छोड़ रहे हो ना बहन छोड़ रहे हो, आप सब कुछ भी बहुत गंदा बोल रहे हो। और ये जो रैपर्स हैं, यही लोग एक बहुत बड़े रियलिटी शो पे आके फेमस हो रखे हैं। उनके आप गाने सुनो तो आपको लगेगा कि यार मतलब ये इंसान है, ये दूसरे इंसान के लिए इतना गलत बोल सकता है। तो जब मैं ये सब इसलिए मेरे को थोड़ा सा हिप हॉप इंडस्ट्री से मन छूटा। पर हिप हॉप एक आर्ट फॉर्म जो है उसने मुझे बहुत कुछ दिया। उसने मुझे रिदम्स का सेंस दिया, उसने मेरी आवाज़ को बेटर किया। जब मैं रैप करना शुरू की थी, मेरी आवाज़ तो वैसे पतली सी थी, लेकिन धीरे धीरे जब मैंने रैप किया तो एक बेस आया मेरी आवाज़ के अंदर, जो आज मुझे शायरी रिसाइड करने में बहुत हेल्प करता है। यस, तो हिप हॉप ने दिया तो बहुत कुछ है मुझे। जैसा कि आप कह रहे थे कि मतलब जो डिस्क का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, मतलब किसी को ऊपर चढ़ाने के लिए किसी को नीचे गिराना पड़े ना, वो अपने आप में वो फंडामेंटली आई डोंट एग्री विद दैट थिंग। अब यू पीपल माइट से कि आर्ट है, इसको इतना सीरियसली मत लो, इट्स जस्ट लाइक दे आर परफॉर्मिंग ऑन अ स्टेज, नॉट रियल। बट देन एग्जैक्टली अगर आप आर्ट को ही सीरियसली नहीं ले रहे हो, फिर उसमें देखने का बचा क्या? मतलब अगर वो, आई बिलीव इट इज अ सीरियस थिंग, दैट इज प्रिसाइजली व्हाई यू शुड वॉच इट ना, बिकॉज आर्ट इज नॉट अ नेसेसिटी। अगर कोई फिर भी अपने जीवन से वक्त निकाल के उसे देखे तो इसीलिए देखे बिकॉज इट एड्स डेप्थ टू योर लाइफ, और मतलब वो एक उसको एनरिच करती है, और बिकॉज इट इज इम्पॉर्टेंट एंड बिकॉज इट गिव्स मीनिंग एंड पर्पज। अभी अगर वो उसी की वो सीरियसनेस आप उसे हटा दो तो फिर आई वुड रेदर नॉट वॉच इट ना। फिर उसके बिना भी तो जिंदगी चली रही है, मतलब ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है कि देखना ही है। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा, मतलब स्पेशली इंडियन रैपर से आई हैव प्रॉब्लम, मतलब आई लाइक अ लॉट ऑफ रैपर्स। मतलब मुझे को श्लोक करके बंदा है, Oh, I met him. He the hustle वाला person, no? Shloka. हाँ, exactly, हाँ, hustle वाला guy. Yes. But I haven't met him. I like listening to him. He's amazing. He's amazing. उसका जिनका हिंदी बहुत strong है, right? Yeah. बहुत strong हिंदी और बहुत depth और meaningful लिखता है। उसने वो father पे लिखा था कुछ तो, it was like beautiful. बाकी हाँ, पर ये जो भी mainstream rappers हैं, somehow मुझे नहीं समझ में आते हैं। मतलब अभी और एक रैप ना इज जितना मेरी समझ है, मतलब आई एम नॉट अ रैपर ऑब्वियसली, बट एज एन ऑडियंस, एक जब तक उसमें एक एंगस्ट होती है सोसाइटी के अगेंस्ट, या देयर समथिंग दैट यू वांट टू से, वो समहाउ मिसिंग है। मतलब एसेंशियली मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने आग लगा दी, मैंने गाड़ी कमा ली, मतलब मैं कामयाब हो गया। अरे हो गया ना भाई, गुड फॉर यू। मतलब कुछ अच्छा कुछ कहना तो बता। बेसिकली
You rent big cars. हाँ. You flex about big cars. Exactly. And you make a song about it. What's the sense? अभी क्या करना है उसका, मतलब पहली बात इज नॉट इवन योर कार, सेकंड बात लेट अस अज्यूम इट इज योर कार, देन अगेन इट्स योर कार, मैं क्या करूं, मतलब कुछ मीनिंगफुल बताना तो पता भाई. Exactly. अभी एमिनेम है, ही उसकी लिरिक्स सुनो आप, मतलब है ना, एंड जैसे कहते हैं कि रैप इज एसेंशियली ब्लैक पीपल म्यूजिक, अगर आप उस कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में हाँ, वहाँ से स्टार्ट हुआ है. बट एवरी ब्लैक रैपर वो मतलब एमिनेम के आगे हाथ जोड़ता है, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट, बिकॉज दैट इज गुड है ना, और मतलब उसके लिरिक्स और उसका प्रेजेंटेशन तो अपनी जगह, बट उसके लिरिक्स जस्ट वे टू गुड, द कॉजेस ही टॉक्स अबाउट, वो नहीं है, वो इंडियन रैप सीन में समहाउ इज मिसिंग. मतलब वो बादशाह और इवन रफ्तार मेरे को दोनों पसंद नहीं आते, और प्राइमरली इसीलिए पसंद नहीं आते बिकॉज यार कुछ अच्छा लिखो ना, मतलब बिकॉज writing is more important than your stage performance. Or somehow. So I'd like to speak about रफ्तार, है ना. So उनका क्या है that उनके जो गाने वायरल हुए हैं, कमर्शियल फ्रंट वाले हुए हैं, उनकी एक एल्बम आई थी मिस्टर नायर. आपने सुनी वो? एग्जैक्टली. वो अंडरग्राउंड है एंड उसमें जो उनका लिरिसिज्म है इट्स टू हैवी. लेकिन होता ये है कि ऐसे गाने दब जाते हैं क्योंकि लोगों को नहीं सुनना, लोगों को स्टोरीज नहीं सुननी है. ठीक है, लोग या तो बहुत ज़्यादा पोएटिक स्टफ. अब जैसे अगर हम पाकिस्तान रैपर्स की बात करें, यंगस्टर्स की, तला अंजम एंड तला यूनुस, तो उनका क्या है, काफ़ी ज़्यादा पोएटिक फ्रंट पे जाता है, तो पीपल लाइक देयर म्यूजिक. लेकिन रफ्तार का आई नो दैट ही इज़ द मोस्ट वर्सेटाइल आर्टिस्ट, रैपर ऑफ द इंडस्ट्री. आप उनसे किसी भी तरह का गाना लिखवा दो, आप उनको कैसा भी सिचुएशन दे दो, उनकी जो वर्सेटिलिटी है वो बहुत कम रैपर्स में, और हर उसमें उनका एक अलग स्टाइल देखने को मिलता है. लोग या तो अपने चॉपर फ्लोज के लिए फेमस हैं, या लोग अपनी एक सिंपल सी बेसिक लिरिक्स के लिए फेमस है, बट ही can do everything. Yeah, he can do everything. But somehow those songs जो आपने कहा वो they did not reach me. Yes, वो नॉर्मल ऑडियंस तक नहीं जा रहे हैं. वो मुझे पता है क्योंकि मैं उस टाइम हिप हॉप में एक्टिव थी. अभी उनकी कोई नई एल्बम आई हो तो शायद मुझे भी नहीं पता, क्योंकि आई एम नॉट एक्टिव इन दैट स्पेस राइट नाउ. ऐसा है कि बहुत स्कोप है बेटर होने का. लेकिन अब आई नो अ गाय who doesn't do drugs in real life, ठीक है, but he is promoting them on screen. That's the problem. जो चीज़ आप करते नहीं हो तो आप cool दिखने के लिए वो चीज़ें on screen कर रहे हो. Ideally तो आप अगर करते भी हो then you should ensure कि screen पे नहीं आए. वो screen पे नहीं आए. लेकिन अगर आप नहीं कर रहे और फिर भी आप कर रहे हो, फिर भी वो दिखा रहे हो, just because it has commercial value की views आ जाएंगे और मतलब लोग देख लेंगे. I have heard rappers say I want a female model in my video because I want to use her as a prop. Is female a prop? Is a model a prop? I mean, come on. At least अगर आप एक फीमेल मॉडल रखना चाहते हो, this is objectification to the like highest level. Exactly. अगर आप वो रखना चाहते हो तो आप रखो, बिकॉज वो आपकी स्टोरी को इन्हांस कर रहा है, आपके म्यूजिकल, आपके सिनेमा को इन्हांस कर रहा है. बट इफ यू, आपका ये है कि बस मैं कैसा भी गाना बनाऊं, मैं नशों पे गाना बनाऊं, मैं गाड़ी पे गाना बनाऊं, मेरे पास एक लड़की बैठी होनी चाहिए because I want to use her as a prop, then this doesn't make any sense. So इन चीज़ों की वजह से मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो गई थी इस इंडस्ट्री के अंदर ना. तो मैंने सोचा कि मैं ही थोड़ा निकल लेती हूँ. इवन अगर जैसे आपके रैप के जो सॉन्ग्स भी थे, इफ यू लुक एट इट, उसमें फेमिनिज्म का एक वो फ्लेवर था ना. फर्स्ट सॉन्ग यू रोट अबाउट वाज अगेंस्ट रेप. उसके बाद भी जितने भी गाने मैंने सुने आपके चैनल्स वगैरह पे जाके, मोस्टली में था समहाउ दैट फेमिनिज्म का जो कॉज है वो पोइट्री में नहीं दिखाई देता आपकी. मतलब व्हाई सो? लाइफ इवॉल्व्ड, थॉट्स इवॉल्व्ड, और क्यों? आई गेस हर आर्ट फॉर्म आपको अलग तरह से एक्सप्रेस करवाता है. अब मान लीजिए कि किसी दिन मैं फिल्म मेकिंग में चली जाऊँ तो हो सकता है मैं किसी अलग ही रेंज ऑफ टॉपिक्स के बारे में बात कर रही हूँ. लाइक व्हेन यू लुक एट इम्तियाज़ अली, इम्तियाज़ अली की बहुत सिमिलर सी फिल्म्स हैं, ठीक है, बहुत सारे सिमिलर एलिमेंट्स हैं. व्हेन यू लुक एट संजय लीला भंसाली, तो उनके एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा, तो आपको पता चलता है कि ये डायरेक्शन इस डायरेक्टर का है. ठीक है, तो वैसा होता है कि व्हेन आई एक्सप्रेस माई सेल्फ थ्रू हिप हॉप, उसमें फेमिनिज्म का फैक्टर था पर उसमें जनरल लाइफ का भी फैक्टर था. बट आई गेस उस चीज़ को, वो एंग्स्ट, जो एक एंगर होता है ना, जैसे शायरी थोड़ी सी सॉफ्ट साइड पे आ जाती है, लेकिन जब मेरे को गुस्सा आता है तो मैं रैप करने का मन करता है. ठीक है, और मेरा जो गुस्सा है वो
इन्हीं कॉजेस के अराउंड है। तो आई गेस इस वजह से फेमिनिज्म का एलिमेंट वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा रह गया। बट ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ लिखती नहीं हूँ, मैं पोएट्री भी मैंने बहुत सारी, मैंने आपको बताया जो मेरा पहला यूट्यूब वीडियो था वो था द वर्ड्स ऑफ अ टॉर्चर्ड सोल। इट वॉज अबाउट अ गर्ल हु वाज टॉर्चर्ड एंड शी वांटेड टू स्पीक, बट वो जो बातें नहीं बोल पाती हैं उस चीज़ को मैंने लिखने की कोशिश की थी। तो वो मेरा पहला पोएट्री में आ चुका था। तो आता है अभी भी, हो सकता है कि मैं वो डालती नहीं हूँ, बिकॉज पोएट्री इज, जब एक बार इंसान के एक डिसेंट अमाउंट ऑफ फॉलोअर्स आ जाते हैं सोशल्स पे, देन योर आर्ट इज नॉट आर्ट, इट्स कंटेंट। एंड कंटेंट के पीछे स्ट्रैटेजी होती है, आर्ट के पीछे स्ट्रैटेजी नहीं होती। कंटेंट में आपको वो डालना पड़ता है जो चल रहा होता है। बट इसका मतलब ये नहीं है, जो भी आर्टिस्ट मेरे को ऐसे सामने दिख रहा होता है, ठीक है, जैसे बहुत सारे अभी मैं आर्टिस्ट से मिल रही हूँ, क्रिएटर सर्कल बढ़ रहा है, तो उनका एक सोशल प्रोफाइल अलग है, बट रियल लाइफ में इतने बकैत लोग हैं ना वो, इतने 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 हरामी लोग हैं वो, ठीक है। तो दे आर डिफरेंट पीपल। लोगों ने मेरी इमेज को भी बहुत ज़्यादा सैड वाले वे में वो ले गए हैं, बट आई एम नॉट दैट सैड। मैं लिख रही हूँ वैसा, या मैं कंटेंट वैसा बना रही हूँ बिकॉज मेरी ऑडियंस वो कंज्यूम करती है। अगर मेरी ऑडियंस, मैं कॉमेडी पोएट्री से स्टार्ट करती, मतलब ऐसा कॉमेडी टाइप्स, और वो कंज्यूम कर रही होती, तो मैं शायद उस रेंज में चली जाती। बट मैंने अपना वो साइड मारा नहीं है इस कंटेंट के चक्कर में। तो कंटेंट इज फॉर ऑनलाइन, आर्ट फॉर ऑफलाइन। ओके, हाँ, सो दिस वाज लाइक आल्सो अ क्वेश्चन आई वाज कमिंग टू कि हाउ डू यू लुक एट कंटेंट क्रिएशन, और मोर इम्पोर्टेंटली आप खुद को कैसे देखते हो? मतलब यू आर एन आर्टिस्ट और अ कंटेंट क्रिएटर, और अ आर्टिस्ट हु इज यूजिंग सोशल मीडिया टू सॉर्ट ऑफ प्रमोट हिज आर्ट, जो कि आजकल जरूरी है दुनिया में, हर बिजनेस को प्रमोट करने के लिए सोशल मीडिया पे आना ही पड़ता है। एंड इफ यू प्रमोट योर आर्ट, एसेंशियली आर्ट लाइवलीहुड बनानी है तो वो भी बिजनेस ही हो गया ना भाई, रोजी रोटी कमानी है तो वो भी करना ही पड़ेगा। somebody has to buy it in a sense, somebody has to pay for it ना in some form. तो how do you look at this whole thing? I'd just say born to be artist, forced to be a content creator. Born to be artist, forced to be a content, because जब तक मेरे फॉलोअर्स नहीं थे तब तक मुझे आर्टिस्ट वाला फील आ रहा था। मैं दिन के 5 वीडियोस डाल रही थी, 3 खुद के, 2 किसी और के, 2 किसी और के, 3 मेरी मर्जी में कुछ भी कर रही थी। बट जब आप कंटेंट रेंज में आते हो तो पहली बात तो आपको एक कॉन्फिडेंस आता है कि आप इस चीज़ को फुल टाइम ले जा सकते हो, ठीक है। जब आप इसको फुल टाइम ले जा सकते हो तो आपके ऊपर बाउंडेशंस और बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स आते हैं कि आपको ऐसे करना पड़ेगा, इस रेंज का कंटेंट बनाना पड़ेगा, तो वो सारी चीज़ें। तो आपको एक बैलेंस रखना है कि आप, अगर मैं बीच में ऐसी हो गई थी कि मैं सिर्फ नंबर्स के बारे में सोच रही थी, मैं सिर्फ ये सोच रही थी कि मैं सामने वालों को क्या दे सकती हूँ। बट अभी करेंटली जैसे मैं इस स्टेज में हूँ तो मैं बस क्रिएट कर रही हूँ। मैं राइटिंग के बीच में रीडिंग भूल गई थी, तो मैंने फाइनली आई हैव पिक्ड अप सम बुक्स, कुछ इंग्लिश, कुछ हिंदी, पोएट्स, प्रोजेस, एवरीथिंग, सब कुछ मैं पढ़ रही हूँ। आई एम लर्निंग ऑल्सो। तो इस फील्ड में मुझे ये भी समझ में आया है कि अर्निंग होगी, देन वो ड्रॉप होगी, देन लर्निंग होगी, न्यू लर्निंग, देन अर्निंग होगी, फिर वो ड्रॉप होगी, देन अर्निंग होगी। तो ग्राफ ऐसे ऐसे जा रहा है, बट ऐसे ऐसे नीचे की तरफ भी वो जाएगा, क्योंकि कंटेंट स्पेस ऐसा ही होता है अंटिल यू रीच अ सर्टेन लेवल, जब आपके पास एक टीम ऑफ पीपल हो और वो आपका सारा हैंडल कर रहे हो। तो वो स्टेज आपकी 1 साल बाद आएगी या 10 साल बाद या 20 साल बाद, आपको नहीं पता। तो वही है, अनसर्टेनिटी के बारे में ही मैं श्योर हूँ कि ये तो रहेगी, इसके अलावा कुछ नहीं। The only thing which is certain is the uncertainty. Exactly, yeah. तो यही है। अब आर्टिस्ट और कंटेंट क्रिएशन में आपको बैलेंस करना पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा एक ट्रैवल नीश भी है, तो कंटेंट क्रिएशन में वहाँ ज़्यादा कर लेती हूँ। हाँ, क्योंकि वहाँ पे क्या है, कंटेंट क्रिएशन में मानती हूँ आप वैल्यू बेस्ड, इन्फॉर्मेशन बेस्ड आप जो चीज़ें कर रहे हो उसको मैं थोड़ा कंटेंट क्रिएशन की साइड मानती हूँ। जो इमोशंस बेस्ड चीज़ें होती हैं उसको मैं थोड़ा आर्ट की तरफ ले जाती हूँ। सिंपल एज दैट। सो व्हाट, अभी ऑफ कोर्स यू आर अ यंग सोलो फीमेल ट्रैवलर, तो आई एम श्योर कि एक्सपीरियंसेस हर तरह के होंगे। यस। व्हाट आर द बेस्ट एंड व्हाट आर द वर्स्ट? ऑलराइट, सो बेस्ट एक्सपीरियंसेस मेरे लिए हमेशा यही रहे हैं जब एकदम आउट ऑफ द ब्लूज में किसी, जैसे मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। मणिकरण साहिब गुरुद्वारा है कसोल में, ठीक है। हाँ, तो मैं वहाँ गई थी। तो क्या हुआ कि जाते हुए तो मैंने बस ले ली, ठीक है, और वहाँ से आने की जो बस होती है वो शायद शाम के 6 साढ़े 6 बजे लास्ट बस होती है, ठीक है। तो मैं मणिकरण पहुँची, मैंने दर्शन किए, लंगर किया, सेवा की। तो जाते समय मतलब वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे लोग सेवा कर रहे होते हैं किसी कॉर्नर पे। तो एक जगह होती है जहाँ पे आप सारे शूज़ वगैरह उतार के रख देते हो, ठीक है। तो जाते हुए मैंने देखा था कि वहाँ भैया बैठे हैं, है ना। तो जब मैं वापस लौटी तो मैंने उनसे कुछ बात की, या उन्होंने शायद मुझसे कुछ बात की, और वो बात बहुत लंबी चल गई।
उन्होंने मुझे बताया कि वो बहुत ज़्यादा, वो दिल्ली से थे और वो गैम्बलिंग और गलत चीज़ों में बहुत ज़्यादा थे, एंड ही ऑलमोस्ट ट्राइड टू एंड हिज लाइफ. देन समबडी सजेस्टेड हिम दैट यू गो टू मणिकरण साहिब गुरुद्वारा एंड डू सेवा देयर. तो ये सारी स्टोरी वो मुझे बता रहे. फिर उन्होंने बोला, अब वहाँ पे शायद उनके पास फ़ोन नहीं था और या आप ज़्यादा बात नहीं कर सकते या कुछ भी, तो उन्होंने मुझे बोला आपके फ़ोन में फेसबुक है? मैंने बोला हाँ है. कि एक बार आप खोल के दोगे? मैंने ठीक है ले लो. अब मुझे पता था इतनी देर में टाइम निकल रहा है और मेरी बस निकल सकती है बाहर बिल्कुल. पर मैंने कहा ठीक है. उन्होंने अपनी प्रोफाइल सर्च की एंड उन्होंने अपनी प्रोफाइल में अपनी बेटी का फ़ोटो डाल रखा था, एंड ही सॉ हिज डॉटर्स पिक्चर एंड ही गॉट ऑल इमोशनल. और उनको देख के मेरा वही हो गया, मैं बहुत इमोशनल हो गई. और उसके बाद वो मुझे अपनी बेटी के बारे में बताने लग गए और मुझे समझ में आ गया कि आज मेरी बस छूट जाएगी, क्योंकि अब अंधेरा हो जाता है माउंटेन्स पे जल्दी ना, तो आपको वापस पहुंचने का थोड़ा लगता है. तो ठीक है, बात ख़त्म हुई और मैं भाग के बाहर गई. फिर बाहर जाके मैं जब एंटर हो रही थी मंदिर में, सॉरी गुरुद्वारे में, तब मैंने एक आंटी से चाय पी थी. ठीक है, तो मैं उन्हीं आंटी के पास गई. मैंने कहा आंटी लास्ट बस कब आएगी? उनका अभी 2 मिनट पहले निकली है. मैंने कहा बस तो निकल गई, अब कैब वगैरह मैं कहाँ से करूँ? तो उधर ही एक भैया खड़े थे, तो उन्होंने बोला आपको कहाँ जाना है? मैंने कहा इधर 4-5 किलोमीटर दूर मेरा हॉस्टल है, मुझे वहाँ छोड़ देना. तो अब रात के समय मुझे हिच हाइकिंग में बहुत डर लगता है. ठीक है, तो अब मैंने कहा ऑप्शन तो यही है, पर रास्ता सीधा है, रास्ता मुझे पता है. तो मैंने कहा मैं ये चांस ले सकती हूँ. मैं बैठ गई गाड़ी में. तो मैं क्या करती हूँ, हमेशा हिच हाइकिंग के टाइम ना इन्वायरमेंट ईज करने के लिए लोगों से बात करना शुरू कर देती हूँ. ठीक है, तो मैंने बात करना शुरू किया एंड टर्न्स आउट 1 साल पहले मैं जिस हॉस्टल पे काम करती थी, ये भैया वहाँ सिलेंडर डिलीवर करने आते थे. मैंने कहा करतार भैया आप हो क्या? अरे जानवी मैम. अरे तो बेसिकली भगवान ने मुझे मिलाया भी उस आदमी से जिसको मैं ऑलरेडी जानती थी, जस्ट बिकॉज मैं किसी स्ट्रेंजर की बात सुनने के लिए, उसके दिल के हालात सुनने के लिए रुकी थी. तो इस तरह के जब मिराकल्स होते हैं ना, तो चीज़ें मेरे को बहुत वो लगती है कि आई डोंट हैव वर्ड्स फॉर इट. मेरे को बहुत अच्छा लगता है. मैं बस ये बोल सकती हूँ कि ट्रैवल ने मुझे बहुत ग्रो किया है. ट्रैवल ने मुझे एक पेशेंट इंसान बनाया है, लोगों के लिए करना सिखाया है, देना सिखाया है. सो दिस वाज अ गुड एक्सपीरियंस. एंड मतलब आप लोगों के लिए करते हो तो फिर भगवान आपके लिए करता है. बिल्कुल. तो ट्रैवल बहुत ज़्यादा गिविंग और हेल्पिंग नेचर कर देता है इंसान का. तो बट ऑल्सो डिपेंड्स कि आप ट्रैवल का कौन सा साइड चूज़ कर रहे हो. बिकॉज एक अच्छा साइड है तो 100 बुरे साइड भी हैं इसके, जो मैंने देखे हैं. लोग उन रास्तों पे चले जाते हैं, उनको पता नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं फॉर थोड़ा सा हैप्पीनेस. बट यू हैव टू बी, अगर आप कर रहे हो मतलब ऐश कर रहे हो, नशे, एवरीथिंग, ठीक है, आप कर रहे हो, ठीक है, ऑफ कोर्स आई वोंट प्रमोट इट, बट मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप अपना सुध-बुध खो के सारी चीज़ें करने लग जाओ. यू हैव टू बी अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन. एंड वर्स्ट एक्सपीरियंसेस अभी आई रिसेंटली फेस्ड. आई वेंट टू मैक्लोडगंज विद अ फ्रेंड दैट आई मेट थ्रू ट्रैवल ओनली. तो मैंने उससे बोला चल रहा है, उसने बोला चल. और मैं उसके साथ पहले 8-7-8 दिन लगा के आई थी हॉस्टल पे. हम ट्रैक व्रैक किए थे, तो मेरे को उसके साथ एक सेफ फीलिंग आई थी. यस. तो मैक्लोडगंज में देयर वाज अ कोलैबोरेशन, तो मैंने बोला चल रहा है, ही सेड चल. तो हम लोग गए, दिल्ली से हमने बस ली और पूरा दिन हम घूमे. एंड वही चीज़ होती है, नशे इंसान को ख़राब कर देते हैं व्हेन ही डजंट हैव कंट्रोल्स ओवर इट. तो उसने बोला कि मुझे नशे करना है. हम लोग एक सनसेट पॉइंट पे थे, तो आई टोल्ड हिम कि डोंट डू इट राइट नाउ, बिकॉज हम लोग एक्टिवा से जाएंगे, यू विल बी ड्राइविंग एक्टिवा. आई डोंट नो द पाथ, हमें कुछ लोगों के बारे में पता नहीं था. एंड इट वॉज अ कोलैबोरेशन विद अ प्रॉपर्टी, तो मैं वहाँ कुछ गड़बड़ नहीं कर सकती थी, क्योंकि इट्स वर्क राइट. तो उसको इतना रिस्पॉन्सिव, एंड ही वॉज 32. मतलब मेरे से इतना एग्जैक्टली, बट मैं उधर मैच्योर बिहेव कर रही थी. सो ही वाज लाइक कि नहीं मुझे नशे करना है. सो ही ड्रैंक वन, देन ही ड्रैंक ट्वाइस, थ्राइस, पीता गया एंड ही लॉस्ट कंट्रोल. द वर्स्ट पार्ट वाज कि जब मैं उसको बिठा के, मैंने कहा आ गया है, दोस्त है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, आई हैव टू ड्रॉप हिम सेफली एंड आई विल नेवर ट्रैवल विद हिम अगेन, बिकॉज आई हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल अपने खुद के लिए. मुझे घर पे जवाब देना पड़ता है. एंड देन हम एक्टिवा में, मैंने कहा तू बैठ, उसको मैंने बिठाया. एंड देन मिडवे ही स्टार्टेड अब्यूजिंग मी एंड आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड व्हाई. उसने मुझे गाली देना शुरू किया, मेरे घर वालों पे गलत बोलना शुरू किया. आई थिंक इट वाज हिज फ्रस्ट्रेशन, जो वो सब करके एग्जैक्टली, बट दैट वाज ट्रबलिंग मी समवेयर. बिकॉज एक तो हम अंधेरे में, ऊपर से हम एक नई जगह पे और टाइमली हमें पहुंचना है. सो आई वॉज सो फ्रस्ट्रेटेड विद हिम. उसके बाद हम पता नहीं कहाँ पहुंच गए. देन आई हैड टू कॉल द पीपल फ्रॉम द हॉस्टल. तो लकीली जो हॉस्टल के होस्ट थे, तो हॉस्टल कल्चर मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि होस्ट बहुत चिल नेचर के होते हैं. दे आर नॉट लाइक ऐसा टिपिकल मैनेजर्स.
तो उनको मैंने कॉल करके बुलाया, दे केम, दे पिक्ड अस, एंड वो सड़क पे भी मेरे ऊपर चिल्ला रहा था। तो मैं हॉस्टल पहुंची, मैंने कहा नाउ यू गो योर वे, आई गो माई वे, बिकॉज मेरा काम था तुझे हॉस्टल तक सही सलामत पहुंचाना। जो लोग मुझे बोलते तुझे ये भी नहीं करना चाहिए था, बट मैंने कहा इस बेसिक डिसेंसी को मैं नहीं लूज़ कर सकती हूँ। आई हैव टू, अगर वो मेरे साथ आया है तो मैं लीस्ट ये कर सकती हूँ कि मैं उसको हॉस्टल तक पहुँचा दूँ, ही रेस्ट, ही स्लीप्स, उसका नशा उतरे, एंड देन ही गोज बैक टू हिज प्लेस, आई गो बैक टू माई प्लेस। सो दिस वॉज द वर्स्ट पॉसिबल थिंग दैट हैपेंड विद मी टिल डेट। तो यहाँ पे मैंने बहुत अनसेफ फील किया। तो ऐसी चीज़ें भी हो जाती हैं, बट आपको पता होना चाहिए। अगर आपको एक्टिवा चलानी नहीं आती, कार चलानी नहीं आती, बाइक चलानी नहीं आती, और आप इन्हीं चीज़ों पे जा रहे हो किसी और के साथ, दैट इज बैड। किसी और के भरोसे जा रहे हो, वो नहीं करना। हम लोग एक्टिवा पे गए क्योंकि मुझे एक्टिवा चलानी आती है। आई नो इफ समथिंग हैपेंस टू हिम, आई थिंक आई कैन हैंडल सिचुएशन। सो टॉकिंग ऑफ कंटेंट क्रिएशन, कितना पैसा कमा लेता है? मतलब आप तो क्या कमा लेते हो तो अलग चीज़ है, बाकी मोर इम्पोर्टेंटली जैसे कोई कंटेंट क्रिएटर्स होता है ना कि मतलब बंगला बन गया है, गाड़ियाँ बन गई हैं, और वो सब आगे आपके पास भी नहीं आया। आपको क्या पता कि वो जो बंगला और गाड़ी दिखा रहे हैं वो कंटेंट क्रिएशन के पैसे से आई हो? We never know that. मतलब आई एम स्पीकिंग अबाउट द जनरल ऑडियंस कि लोगों को ये जो वो थॉट है। बट देखो, मैं ऑनेस्टली एक चीज़ बताऊंगी, बहुत फ़र्क पड़ता है नीश का और हर चीज़ का। लाइक मुझे ऐसा लगता है कंटेंट स्पेस अब ऐसा हो गया है कि पहले अगर हम फैशन नीश की बात कर रहे थे तो 4 नए तरह के कपड़े पहन के हम बोल सकते थे कि हम एक फैशन क्रिएटर हैं, या एक नया आउटफिट बना के। लेकिन अब आपको एंड टू एंड नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरह से कलर पैटर्न्स बनते हैं, किस तरह, मतलब बेसिकली जो भी फैशन की पढ़ाई होती है। अगर आप एक टेक क्रिएटर हो तो आपको एंड टू एंड नॉलेज होनी चाहिए। अगर मैं एक राइटर हूँ, अगर मैं एक पोएट हूँ, तो मुझे टेक्निकलिटीज़ पता होनी चाहिए राइटिंग की, मुझे उसके बारे में एक एविड रीडर होनी चाहिए, मैं एक एविड राइटर होनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि कंटेंट क्रिएशन इज मोर अबाउट एजुकेशन दीज डेज, क्योंकि जिन भी निशेस को इंसान चुन रहा है एक्चुअल में एक फॉर्मल तरीके से तो उसकी पढ़ाई हो रही है, ठीक है। तो आपको ज़रूरी नहीं कि आप वो फॉर्मल तरीका ही लो, लेकिन आपको उस फील्ड का इन एंड आउट नॉलेज होना चाहिए, चाहे आपने वो सेल्फ टॉट किया हो या आपका वो फॉर्मल तरीका हो। बिकॉज आई थिंक ऐसे ही अब कंटेंट क्रिएटर्स सर्वाइव कर पा रहे हैं, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है। तो अगर आपको स्टैंड आउट करना है, तो अगर आपको 1000 लोगों से अलावा एक बंदे को एक नई इन्फॉर्मेशन होगी और वो इन्फॉर्मेशन दे देगा। जैसे अभी वो क्रिएटर है, ट्रैवल क्रिएटर है, वो बाइक से पूरी दुनिया पे घूमता है। हाँ, वो जापान चला गया, वॉन्डर दा करके उनका है। तो उन्होंने जापान में एक रोड डिस्कवर की जिसपे ऐसा बाइक चलते हैं, तो वैसा म्यूजिकल सा रोड है, उसमें कुछ म्यूजिक सा बजता है, ठीक है। सो ही मेड इट टू द न्यूज। व्हाई डिड ही मेक इट? ऐसा नहीं है कि यहाँ पे क्रिएटर्स नहीं है, मैं खुद एक ट्रैवल क्रिएटर हूँ, बट अगर मैं कुछ नया डिस्कवर करके दे रही हूँ दुनिया में से, वर्ल्ड में से, चाहे वो किसी छोटे गांव की स्टोरी हो। काफी मुश्किल है नया डिस्कवर करना, बिकॉज इंटरनेट के उस पे एवरीथिंग इज ऑलरेडी देयर। मतलब इन सेंस कोई ना कोई कहीं ना कहीं पहुंचा ही हुआ है बेचारा। Exactly. तो उसमें वो नया एक्सप्लोर करना, नया ढूंढ के लाना अपने आप में यस, एंड वो मतलब वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज। रोड है, म्यूजिक बज रहा है, उस पर आप चल रहे हो उस पर, तो वो चीज़ कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो ऐसा लाइक अब वो हमें दिख रहा है ना, वही बाइक से वो बंदा जापान चला गया है, ठीक है, या उधर भी वो बाइक चला रहा है और उस चीज़ को ब्लॉक कर रहा है हर चीज़ को। मैं जयपुर में बाइक चलाने का सोच रही हूँ, ठीक है, फिर मैं थोड़ा सा आगे जाऊंगी, फिर और आगे जाऊंगी, तो इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस। बट मैं वो कर रही हूँ क्योंकि मेरे को पसंद है बाइक चलाना, एंड आई हैव ऑलवेज वांटेड टू डू दिस। तो इसलिए मैं इस चीज़ को इसमें ले जाना चाहती हूँ। तो आपको, अगर आप एक क्रिएटर हो, तो आपको इन एंड आउट नॉलेज होनी चाहिए। और अगर आप वो अपने आप को एक थॉट लीडर बना देते हो ना इंडस्ट्री का, हाँ, अगर आप एक थॉट लीडर हो अपने पर्टिकुलर नीश के, देन ब्रांड्स अप्रोच यू। और कमर्शियल्स ऑफ कोर्स, फॉलोअर्स, व्यूज, एंगेजमेंट रेट, इन्हीं सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। बट आई गेस एक टाइम के बाद, जैसे मेरा गोल कभी नहीं था कंटेंट क्रिएशन से पैसा कमाना, लेकिन मेरे जहन में ये चीज़ आई थी कि अब मेरे पास ये हो गया है, तो वाई नॉट। लेकिन मुझे ये पता है कि जितनी ज़्यादा ग्लोरी दिखाई गई थी इस चीज़ में, उतनी नहीं है। मोस्ट ऑफ देम, जितने कोलैबोरेशन, जितने लोग ये घूम रहे हैं बाहर, मोस्ट ऑफ देम आर बार्टर। हाँ। मैंने भी बहुत बार्टर कोलैबोरेशंस की, क्योंकि मेरे को तो ट्रैवल करने की जगह पैसे मेरे पास होते नहीं थे, मुझे तो कहीं जाके बस ट्रैवल करना होता है। तो मोस्ट ऑफ देम आर इंटरनेशनल भी बार्टर कोलैबोरेशंस होते हैं। बट अगर आज मुझे इंटरनेशनल बार्टर कोलैबोरेशन मिलेगा, ऑफ कोर्स जाऊंगी मैं, क्यों नहीं जाऊंगी नई जगह घूमने को, मेरे को पसंद है जो चीज़। तो बेसिकली यही होता है कि डिपेंड करता है कि आप किस रेंज के क्रिएटर हो। एंड मेरे को ये चीज़ अपने बारे में समझ में आई है कि कंटेंट क्रिएशन किया, आर्ट किया, आर्ट से कंटेंट क्रिएशन बना, सोचा कंटेंट क्रिएशन से पैसा बनाऊंगी, जितना पैसा प्रॉमिस्ड था, मतलब इन जनरल उतना नहीं, परसेप्शन जो थी वो नहीं मिला, उसके बाद भी कंटिन्यू किया।
अब जब मैं कंटिन्यू करूंगी देयर इज अ वाइड स्कोप, आई नो, आई कैन सी इट, क्योंकि यही होता है, डू समथिंग दैट यू लव विद और विदाउट मनी, इफ यू कीप डूइंग इट यू विल अचीव इट। ऐसा नहीं है, राइटिंग ने मुझे बहुत कुछ दिया, मैंने तो सिर्फ लिखने का सोचा था, पर मैं TEDx जोश टॉक्स पे पहुंच जाऊंगी, आपके पॉडकास्ट पे पहुंच जाऊंगी, मैंने कहाँ सोचा था। तो सबसे बड़ी अचीवमेंट आपकी। एग्जैक्टली। सो यही है, चलते जाओ बस। एग्जैक्टली, इफ यू कैन डू समथिंग विदाउट मनी तो फिर उसमें पैसा बनी जाता है, मतलब उसको अपोजिट रिक्वायर्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डेडिकेशन एंड कमिटमेंट ना। अगर कोई आप कुछ भी नहीं आ रहा फिर भी आप कर रहे हो, तो उतना कमिटमेंट है, तो फिर जैसा कि फिर भगवान देखता है, कुछ ना कुछ करता है उसका। तो कोई टिप्स नए कंटेंट क्रिएटर्स के, हमारे जैसे लोगों के लिए जो अभी बैठे हैं 1300 सब्सक्राइबर के ऊपर, क्या करें? देखो यार, मैं यही बोलूँगी कि जॉब मत छोड़ो, ठीक है? अगर आप एक सर्टेन एज पे हो, 30-35 के बाद, तो कंटिन्यू योर जॉब, और इफ यू हैव इनफ सेविंग्स देन यू कैन डू इट। ऑफ कोर्स फाइनेंशियल अपना सब सिक्योर करो। तो डिपेंड करता है कि आप पहली बात तो किस एज में हो। जैसे कई लोग 15-16 साल की हो, जैसे आई स्टार्टेड राइटिंग एट द एज ऑफ 15, डालना शुरू किया मैंने ऑनलाइन 16-17 की उम्र में, एंड देन 18 में एंटर्ड हिप हॉप पूरी तरह से, ठीक है? तो उस समय ना मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं थी। बाय द टाइम आई एंडेड माई कॉलेज तो मैं जॉब्स भी एक्सप्लोर कर सकती थी, तो मेरे पास एम्पल ऑफ टाइम था अपने लिए अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने का, लेकिन कुछ लोगों के पास वो नहीं होता है, ठीक है? ऑल्सो सो मेनी पीपल आर कॉन्शियस अबाउट फेसिंग द कैमरा। हम कैसे लगेंगे, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, मैं थोड़ा पतला हूँ, मैं थोड़ा मोटा हूँ, मैं ऐसा हूँ, ऐसा हूँ। अरे भाई, सच्चाई ये है कि इस दुनिया में कोई किसी के बारे में कुछ नहीं सोचता। किसी के पास टाइम नहीं है आपके बारे में सोचने के लिए। ये आदमी को गलतफहमी है कि दुनिया मेरे बारे में कुछ सोच रही है। और अगर मान लो वो सोच रहा है, तो वो उस नॉलेज का क्या करेगा? उसके लिए वो नॉलेज वेस्ट है, तो वो छोड़ देगा। जो नॉलेज हमारे लिए वेस्ट है, हम उसको छोड़ देते हैं ना, इंस्टेंट हमारा ये ह्यूमन बिहेवियर है, तो वो उस नॉलेज को छोड़ देगा। तो आप कॉन्शियस नहीं हो सकते हो, यू हैव टू डू इट एवरी डे। ऑल्सो इसमें कोई वर्किंग आवर्स नहीं होते हैं, यू मैनेज द टाइम फॉर योर सेल्फ। एंड ऑनेस्टली कंटेंट क्रिएशन आपको इस मुकाम तक पहुंचा देगा दैट यू हैव अ गुड network and you can crack clients basically that is related to your niche। कि मान लो आज मैं एक राइटर हूँ, ठीक है? जब मेरे फॉलोअर्स नहीं थे तो मैं किसी कैटेगरी में नहीं थी, ठीक है? मेरे को ऐसा ये चीज़ है कि फॉलोअर्स ने मुझे बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज करवाया है, ठीक है? तो जब फॉलोअर्स बढ़े, लोगों ने मेरे को सुना, तो ऑफ कोर्स मैं उन लोगों की नज़रों में भी आई जो कुछ कहीं किसी मुकाम पर पहुँचे हुए हैं। तो उन लोगों ने मुझे कुछ काम देने की सोची, या मेरे साथ काम करने की सोची, तो या मेरे फाइनेंसेस सिक्योर हो जाते हैं। तो आई डोंट हैव टू एंटर द कॉर्पोरेट। मुझे काम किसी और के लिए करना पड़ सकता है, बट उस नीश में करना रहेगा जो मैं ऑलरेडी कर रही हूँ, तो वहाँ पे मैं थोड़ी सी संतुष्ट हूँ। एग्जैक्टली, और बिकॉज आप दिस इज व्हाट यू वांट टू डू उसी नीश के अंदर, तो ऑटोमेटिकली अंदर से सेटिस्फैक्शन रहता ही है। और ये जब बहुत सही कहा आपने कि ना कि लोग क्या सोचेंगे, और क्योंकि को मैं भी जब स्टार्टिंग एंड मैं तो आई स्टार्टेड लाइक 39 ऑलमोस्ट, हाँ 39 एज हो गई थी मेरी। तो दोस्त भी सारे उसी एज ब्रैकेट के हैं, किसी से बोलो तो सबको लगता है कि ये पागल हो गया आदमी, ये क्या कर रहा है टाइप करके। एंड देन यू रियलाइज कि यार कोई क्या सोचेगा, क्या ही फर्क पड़ता है। मतलब जिंदगी आपकी है, आपकी कट रही है, कब्र में आप जाओगे, दूसरा तो जाएगा नहीं आपके बदले, समझ रहे हो ना? ख्वाब हसरतें सब आपकी हैं, पूरी होंगी तो भी आपकी होंगी, अधूरी रहेंगी तो भी आपकी रहेंगी। रियलाइज कि करो जो करना है। और ये बिकॉज इस बीमारी से हर कोई ग्रसित है कि लोग क्या सोचेंगे, और हम भी रहे हैं एक स्टेज पे। एक मेरी फेवरेट बुक है फाउंटेन हेड, मतलब इट्स एक कल्ट है वो, और मेरी फेवरेट है। तो उसमें एक सीन आता है ना, देयर इज अ हीरो, मतलब एसेंशियली जो प्रोटोगनिस्ट है और एक एंटागोनिस्ट है, उनका आपस में कुछ सीन चलता है। सो ही सेज कि मतलब ही ऑलवेज, वैसे वो उसका कॉम्पिटिटर इन अ सेंस, बट समहाउ ही ऑलवेज वांट्स टू लाइक हिज वैलिडेशन। वो हीरो की वैलिडेशन चाहता है हमेशा ना, कि मतलब वो भी मुझे रिस्पेक्ट करे फॉर समहाउ। एंड सो एक कॉन्फ्रंटेशन सा चल रहा है, एंड ही सेज कि सो व्हाट डू यू थिंक ऑफ मी? एंड ही सेज बट आई डोंट थिंक ऑफ यू। एंड लाइक मैं जो पढ़ा रहा मेरे थोड़ा हिट भी यार, सही है एग्जैक्टली, बट आई डोंट थिंक ऑफ यू। वो बेचारा इतना इंटेंस हो रखा है उसको लेके कि व्हाट डज ही थिंक ऑफ मी, एंड ही लाइक आई डोंट इवन थिंक ऑफ यू। You won't believe I had a LinkedIn call. Basically, I'm pretty active on LinkedIn too. तो मैं थोड़ा पर्सनल ब्रांडिंग करती थी लोगों की, और अभी भी करती हूँ। तो एक मेरा LinkedIn कॉल हुआ, आई रीच्ड आउट टू हिम एंड ही सेड ठीक है लेट्स कनेक्ट ऑन ओवर गूगल मीट। तो हमने बात की, एंड ही वाज सम लाइक IITian ओनली, या तो उसने मुझे बोला कि मुझे अपना पर्सनल ब्रांडिंग करना है, वो करना है। हमारा आधा घंटा कॉल चला, और एंड में उसने मुझसे एक सवाल पूछ लिया और एक बात बोल दी
कि हो सकता है आपके लिए ये कॉल कन्वर्ट नहीं हो, क्योंकि मैं उस इंटेंशन से आया ही नहीं था। मुझे तो अपना डर निकालना है कि अगर मैं पर्सनल ब्रांडिंग शुरू करूं और अपनी लाइफ के बारे में बताऊं तो जो मेरा नेटवर्क है वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। मैंने कहा भाई आपका नेटवर्क ही नहीं है, 400 तो कनेक्शन नहीं है आपके, तो आप शुरू तो करो। तो फिर आई टोल्ड हिम अबाउट माई जर्नी। ऑफ कोर्स दैट कॉल डिडंट कन्वर्ट बिकॉज हो सकता है वो पहले खुद ट्राई करना चाहता हो, फिर जब उसका कुछ लेवल पे हो जाए तो ही वुड लाइक माइट हायर अ टीम ऑफ पीपल। बट उसके अंदर मैं बहुत खुश हूँ उस कॉल से, लेकिन मैं बहुत सेटिस्फाइड थी कि मैंने किसी के अंदर का डर तो निकाला। मेरा पर्पस पूरा हो गया उस कॉल का। अब वो चाहे खुद से करे या मेरा पैसा बने या ना बने, बट मैंने कुछ तो कर दिया किसी के लिए, वो मेरे लिए इनफ था। तो लाइक इफ यू वांट टू स्टार्ट द स्टार्ट, डोंट थिंक ऑफ इट। बट हाँ, अब ऐसा नहीं कि अगर आप मान लो आपको फिल्म मेकिंग में इंटरेस्ट है तो आप कुछ भी उल जलूल बोल रहे हो, थोड़ा सा उस बारे में समझो, पहले उस फील्ड की नॉलेज लो, ठीक है। और मैं सबसे टू स्टार्ट विद सबसे सही रहते हैं कंटेंट कैलेंडर्स। बेसिक आप अपनी गूगल शीट्स लो, गूगल शीट्स में सर डेट डालो, क्रिएटिव कॉपी क्या रहेगी और उसके कुछ रिमार्क्स वगैरह और उसका स्टेटस क्या है वीडियो का, ऐसे करके। एंड डोंट यूज चैट जीपीटी, डोंट पुट एनी प्रॉम्प्ट्स इन दैट। उससे मत बनाओ अपने 30 दिन का कैलेंडर, ठीक है। आपको लगता है कि यार फिल्म मेकिंग में मैं इस जे कट के बारे में बात कर सकता हूँ, जे कट क्या होता है या एल कट क्या होता है या ओवर द हेड शॉट्स होते हैं, तो इस तरह की अगर हम लोग बात कर सकते हैं तो इसको आप एक स्टोरी की तरह बता दो कि मैं ऐसे शूट कर रहा था बट दैट शूट डिडंट टर्न आउट गुड, देन आई अप्लाइड दिस एंड दिस मेड ऑल द डिफरेंस। एग्जैक्टली दिस मेड ऑल द डिफरेंस। यस, दिस मेड ऑल द डिफरेंस पे आपकी ऑडियंस रुक जाएगी बेसिकली। मुझे ऐसा लगता है मैं कंसल्टेंसी क्लास ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। एग्जैक्टली। तो आई नो, जैसे क्योंकि मैंने इतनी नीश के बीट फूड, बीट न्यूट्रिशन, बीट योगा, बीट एनीथिंग, मैंने इतना कंटेंट कंज्यूम कर लिया है कि मुझे पता है किस पेज पे क्या चलेगा। और मुझे पता है कि अगर आप इस प्रोडक्ट रेंज के हो और आपकी ऑडियंस यहाँ नहीं है, आप फेसबुक पे ऐड चलाओ या यूट्यूब पे वीडियो बना के डालो, तो मैं आपको बोल दूंगी कि मत डालो यहाँ पे, ऑडियंस ही नहीं। अगर आप टारगेट कर रहे हो 45-50 साल से ऊपर के लोगों को, ठीक है, तो आपको कहाँ से मिलेंगे यहाँ पे वो लोग? आप देखना, जैसे मेरी मम्मी है, ज़्यादा से ज़्यादा वो यूट्यूब शॉर्ट स्क्रॉल करती हैं या वो फेसबुक स्क्रॉल करती है, ठीक है, तो आप वहाँ डालो ना फिर। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो 25 to 40 तक के लोगों को, हाँ, तो वो आप इंस्टाग्राम पे डालो तो बेटर है। ये चीज़ मुझे लगता है डेमोग्राफिक के हिसाब से भी, कौन सिटी में और गाँव में ना, बिकॉज मेरे जितने गाँव के दोस्त हैं वो सारे फेसबुक पे हैं, इंस्टाग्राम पे भी हैं, बट वो फेसबुक पे सारे के सारे हैं। Exactly. बट जो मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स हैं या जो मेरे MBA के फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, वो सिर्फ इंस्टाग्राम पे हैं, वो फेसबुक पे नहीं है। सो इट ऑल्सो लाइक आप किसको टारगेट करना, डेमोग्राफिकली आप किसको टारगेट करना चाह रहे हो, उस पर मैटर करता है। एग्जैक्टली, तो दिस मेक्स ऑल द डिफरेंस। तो यही है, आप जिस भी फील्ड में स्टार्ट कर रहे हो आपको उसकी थॉरो नॉलेज होनी चाहिए, एटलीस्ट टू स्टार्ट विद एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। बट मेक श्योर कि आप कंटेंट बनाने में इतने व्यस्त ना हो जाओ दैट यू स्टॉप रीडिंग और लर्निंग मोर अबाउट। दैट हैपेंड विद मी। मतलब मैं हमेशा से पढ़ता रहा हूँ, और मतलब रीडिंग हैज बीन लाइक ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ लाइफ। एंड नाउ जब मुझे ज़्यादा पढ़ना चाहिए, हाँ, अब मैं नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा ना। अब सोच रहे हैं नेक्स्ट क्या करें, तो ठीक है, वो चीज़ भी ज़रूरी है। तो इट्स बेटर कि अगर मान लो आपके पास एक एक्स अमाउंट ऑफ फंड आ रहा है और आपको लग रहा है कि आपके लिए इसका 70% वुड बी गुड, ठीक है, इतने में आपका सर्वाइवल मोड ऑन है और आप खुश हो, आपकी फैमिली खुश है, सब खुश है। जो 30% है ना, उसको हायरिंग में लगा दो, डेलीगेट योर वर्क टू पीपल। मैं ये चीज़ बहुत लेट सीखी हूँ। मुझे अगर लगता है कि अगर मैं इतना कमा रही हूँ तो उसका 20% मैं अपने हायरिंग में डाल सकती हूँ, ठीक है, तो मैं कर लूँगी। क्रिएटिव लोगों को खाली बैठना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक मैंने कोट पढ़ा था, आई डोंट रिमेम्बर द राइटर्स नेम, कि उसने मुझसे पूछा तुम खाली समय में क्या करती हो, तो मैंने बोला मैं खाली समय में खाली बैठती हूँ। इम्पॉर्टेंट है। अगर क्रिएटिव लोग जॉब क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि माइंड कंज्यूम रहता है पूरे दिन, तो एंड में एनर्जी नहीं बचती कुछ लिखने करने की। तो मैं क्या करती हूँ, जब मेरे पास कुछ करने को नहीं होता तो मैं नहीं ढूंढती, मैं अपने आप को कंटेंट से फिल नहीं कर रही हूँ, मैं अपने आप को मूवीज से, किसी भी फलाना चीज़ से, न्यूज़ से भी मैं फिल नहीं करती हूँ। मुझे अगर मेरे आर्ट के लिए टाइम चाहिए, जैसे इंसान जब अपनी जॉब कर रहा होता है तो वो जॉब कर रहा होता है, ऑफिस में वो कुछ नहीं कर सकता, और वैसे ही आई टेक माई आर्ट दैट सीरियसली कि अगर मुझे पता है कि मेरे को 4 घंटे खाली बैठना पड़ेगा, उसके बाद मेरे को नेक्स्ट हाफ एन आवर में कोई थॉट आ सकता है, तो मैं खाली बैठूंगी और मैं बहुत ही मैं घर के काम करने लग जाऊंगी, मैं भाई के साथ, मम्मी के मंडेन स्टफ, थिंकिंग टू मच। एग्जैक्टली। अब जैसे ना गुलजार साहब के बारे में पता चला था कि मैं गैराज पे काम करते थे, बिकॉज ही हैड अ नैक फॉर कलर्स। हो सकता है उस कलर को देख के उनकी राइटिंग क्रिएटिविटी जगती हो,
तो मैं हमेशा से खुद को मंडेन चीज़ों में लगाना चाहती हूँ। ऐसा कोई काम कर लूँ जो फटाफट से भी हो जाए क्लाइंट का, जहाँ से अपने फाइनेंसेस भी सिक्योर हो जाए, पर मुझे अपने लिए एम्पल ऑफ टाइम चाहिए। क्योंकि मुझे पता, चाहे मैं वो आर्ट ऑनलाइन पोस्ट करूँ या ना करूँ, मैं राइटिंग नहीं करूँगी तो मैं मर जाऊँगी। Okay. मुझे इतना पता है। तो मेरे को अपने आप को जिंदा रखने के लिए आई हैव टू रीड एंड आई हैव टू राइट। दिमाग का खाली होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। मतलब इंग्लिश में एक वर्ड पढ़ा था मैंने, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। समझ ले कि क्या होता है तो समझ में आया कि मतलब यू डिस्ट्रॉय समथिंग सो दैट यू क्रिएट स्पेस फॉर समथिंग न्यू टू बी बिल्ट। तो ये था कि अगर आप दिमाग को आप खाली करोगे ना, जो भी आपके थॉट्स हैं, इफ यू जस्ट किल देम और यू जस्ट सॉर्ट ऑफ अब ये सो गए, मतलब शांत है, तभी वो जगह बनती है कि कुछ नया आए। अगर आप कंटिन्यूसली वो डम स्क्रॉलिंग चल रही है, और समहाउ ना हमको प्रोडक्टिव होना सिखाया गया है कि एवरी आवर हैज टू बी यूटिलाइज प्रॉपर्ली, उसमें वेस्ट नहीं करना है कुछ भी। तो अभी हर घंटे में या तो पढ़ रहे हो, या तो लिख रहे हो, या तो दौड़ रहे हो, कुछ तो कर रहे हो। देन रियलाइज कि 4 घंटे कुछ नहीं करोगे, ये तो वेस्टेज होगी। वेस्टेज नहीं है ना, स्पेशली इन आर्ट वो वेस्टेज नहीं है। आर्टिस्ट के लिए तो बिल्कुल मैं मानती हूँ। अगर आप एक नॉन क्रिएटिव पर्सन हो, क्या आपको पता है आपको जॉब ही करनी है, आपको अपना कोई बिजनेस नहीं डालना, कोई स्टार्टअप नहीं करना, कोई आर्ट नहीं करना, तो आप 10 चीज़ें करो। आपको जो ऐसा लगता है कि हाँ बस मैं फटाफट आया, खाना खाया, जिम चला गया, बाइक कर ली, ये कर लिया, वो, आप सब कुछ करो। बट आर्टिस्ट लोगों की लाइफ बहुत डिफरेंट है। मतलब नॉन क्रिएटिव पीपल समवेयर कैन नॉट अंडरस्टैंड क्रिएटिव पीपल, क्योंकि जो क्रिएटिव पीपल होते हैं ना, वो सिर्फ प्रोफेशनली बाउंड नहीं होते हैं, उनका एंटायर पर्सनैलिटी इज लाइक दैट। वो उनका सोच विचार, डेली टास्क में भी उनका वही नेचर निकल के आता है। दैट वर्क हैज टू फीड द सोल, जो कि वो आपको जॉब में इज नॉट रिक्वायरमेंट। मतलब इनफैक्ट वो चाहते भी नहीं है कि वो आपकी सोल को फीड करे, वो चाहते हैं कि तुम तो काम करो, मस्त रहो, ये फालतू की चीजें मत समझाओ उनको। व्हिच इज ट्रू। तो जॉब से याद है, आपकी जॉब का एक्सपीरियंस कैसा रहा? आप गए थे नोएडा। बैड अगली बैड। द प्रॉब्लम वाज, मतलब जॉब्स मुझे कभी समझ में नहीं आई है, ठीक है, क्योंकि एक तो क्रिएटिव, मैंने हमेशा क्रिएटिव जॉब्स की, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता। क्योंकि क्रिएटिव जॉब्स का प्रॉब्लम ये है कि एक कॉर्पोरेट कल्चर क्रिएटिव माइंडसेट को नहीं समझ पाता है। उनका ये है कि आप ये चीज़ सोचो कि अगर मैं एक स्क्रिप्ट लिख रही हूँ और मेरा ये प्रोसेस है कि मुझे शांति चाहिए लिखते हुए, लेकिन मेरे आसपास 4 लोग बकैती कर रहे हैं, मैं नहीं लिख पाऊंगी, मेरा वर्क हैम्पर होगा, ठीक है। बट धीरे धीरे मैं खुद को उस एनवायरनमेंट में डाल रही थी कि फॉर ऑफिस वर्क I guess I can adjust. The problem with that startup that I joined in Noida was कि जो उसके founders थे, they were young, okay, and they were aggressive, और उनका vision clear नहीं था। Startup founders are aggressive. I have seen another startup founders as well. I have seen podcasters and everyone. उन लोगों का क्या? I work with a person who is about to start a production house. The thing with these people is इनका विजन क्लियर है। अगर मैं उनको एक वीडियो बना के दूंगी, ठीक है, मैंने ये एडिट किया है, और वो बोलेंगे कि ये वीडियो बेकार है, इट्स वर्स देन एवर, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसमें चेंज क्या हो सकता है, तो आप कैसे बोल सकते हो कि ये बेकार है? मेरे हिसाब से तो ये सही है। उन लोगों का यही प्रॉब्लम था कि अगर उनको एक स्क्रिप्ट समझ में नहीं आ रही, तो उनको ये नहीं पता कि इसमें चेंज क्या करना है, बट उनको अच्छी नहीं लग रही। सो मैं एक तो सब लोगों को ये बोलना चाहूँगी, जितने भी लोग स्टार्टअप वार्टअप कर रहे हैं, अगर तुम्हारा विजन क्लियर नहीं है और तुम्हारी कोर टीम को संभाल के नहीं रख सकते हो, तो मत करो। सबसे पहले लोग, हम बोलते हैं ना, मिशन विजन वैल्यूज, ये चीज़ सबसे पहले आती है किसी भी कंपनी में, मिशन विजन। तो वो विजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो बोर्ड पे लिखने के लिए नहीं होता है। एग्जैक्टली, इट हैज टू बी क्लियर इन योर हेड, यू हैव टू सॉर्ट ऑफ, हिंदी में कहते हैं आत्मसात करना पड़ता है आपको। बिल्कुल। तो वो बोर्ड पे तो सब लिख देते हैं कुछ ना कुछ, चैट जीपीटी से में भी आजकल मिल जाता है। यस, बट देन टू लिव इट इज अ डिफरेंट थिंग। एंड आई हैव सीन लाइक अब्यूजिव पीपल, फाउंडर्स बीइंग अब्यूजिव टू देयर एम्प्लॉइज, डजंट मेक सेंस टू मी। तो मेरे को याद है, हम 3 लड़कियां थी कोर टीम में, इट वाज लाइक प्रॉपर स्टार्टअप, इट वाज अ बेबी। तो हम लोग, मैं हटी उस कंपनी से, मैंने रिजाइन किया, मेरे 15 दिन बाद दूसरी कलीग ने किया, मेरे उसके 15 दिन बाद तीसरी कलीग ने किया, 1 महीने के अंदर उसके 3 एम्प्लॉयज उसको छोड़ के गए। तो ऑफ कोर्स दैट इज नॉट एन एम्प्लॉय प्रॉब्लम, दैट्स अ फाउंडर प्रॉब्लम। तो देखो, कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अलग तरह का रहा है, बट मुझे ये चीज़ समझ में, पहली बार जिस भी स्टार्टअप में आपने काम किया, मतलब बाय नेचर इट वाज नॉट अ कॉर्पोरेट। मतलब अगर उसके अलावा कोई एक्सपीरियंस रहा हो आपका तो मैं कह नहीं सकता, उसके एक्सपीरियंस को आप कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस मत मानो। एसेंशियली दोज आर लाइक बंच ऑफ 5 पीपल 20 years old, 20, उनको लगा कि हम कुछ कर देंगे, विच इज गुड, बट दैट इज नॉट रियली कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट बहुत अलग है स्टार्टअप से। कॉर्पोरेट विल बी मच मोर प्रोसेस ओरिएंटेड, मच मोर, हाँ, सो दे डेफिनेटली किल दी क्रिएटिविटी
फॉर श्योर, मतलब कॉर्पोरेट किल्स इट लाइक एनीथिंग। स्टार्टअप में फिर भी थोड़ा स्कोप होता है क्रिएटिविटी के लिए, कॉर्पोरेट तो पूरा खत्म कर देता है, बट उसके अपनी एडवांटेजेस है, वर्क कल्चर और टॉक्सिसिटी और वो सब नहीं होगा, मतलब देयर आर चेक्स एंड बैलेंसेस इन एवरीथिंग, और इट विल बी टू प्रोसेस ओरिएंटेड, सो स्लो भी होगा बट वो स्टेबल भी होगा। स्टार्टअप से लाइक दूध में जैसे तूफान आता है ना, फटाक से ऊपर आता है फिर अगले वापस से नीचे से चला जाता है। सो स्टार्टअप को जनरली आप कॉर्पोरेट मत मानो, मतलब मैं क्या। ओके, तो बेसिकली फिर आई गेस जिस कॉर्पोरेट की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने स्टार्टअप साइड आई हैव वर्कड विद लाइक लार्ज एमएनसीज, मतलब 15 कंट्रीज में है, 5 लाख लोग काम करते हैं, तो अलग लेवल का प्रोसेस है। आई हैवंट वर्कड थैंकफुली देन। मेरे को स्टार्टअप्स में ही शायद काम करके पता चल गया कि जो, चलो मैं ना इस चीज़ को एक ऑफिस कल्चर बोलूँगी। हाँ, ऑफिस कल्चर कि लोग डेस्क पे बैठ रहे हैं, बहुत सारे केबिन्स हैं और कंप्यूटर्स हैं और लैपटॉप्स हैं और वहाँ वो बैठ के काम कर रहे हैं, एंड एक जो बहुत ही प्रोफेशनल एनवायरनमेंट होता है। जैसे आर्टिस्ट जो है, मेरी मोस्टली मीटिंग्स रात को 10 बजे 11 बजे हो रही है, ठीक है, और मैं एक बार ऐसे तैयार होकर चली गई, वो सामने ट्रैवल कंपनी का फाउंडर आया, नॉर्मल से टी शर्ट पहन रखी, उसके खाने की थाली पड़ी है बाजू में, हम लोग बहुत कैजुअली। तो मेरे को एक्चुअली बचपन से, क्योंकि मैं राइटिंग में रही, इधर मैं हिप हॉप में रही, इधर मैं ट्रैवल में हुई, तो हिप हॉप, ट्रैवल, राइटिंग ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे बहुत इनफॉर्मली बात की जाती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो भाईचारे में हो जाती हैं यहाँ पे, ठीक है, एंड भाईचारे में ही सबका फायदा हो जाता है। सब कमा भी लेते हैं, सबके नाम भी हो जाते हैं, सबको रिकॉग्निशन भी मिल जाती है। तो मैंने जिस साइड ऑफ वर्क देखा है वो मुझे अच्छा लगता है, इस तरह का कि जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल सूट अप बूट अप नहीं होना पड़ रहा। तो उस इसलिए शायद मेरा स्टार्टअप्स और कॉर्पोरेट एज सच का एक्सपीरियंस इज नॉट गुड। एक मेरा बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, मतलब हालांकि आई फ्रेज इट डिफरेंटली फॉर यू, बिकॉज जनरली मैं वो क्वेश्चन पूछता हूँ 40-50 साल की एज में आके लोगों को ना, अभी आपसे इट्स लाइक कि एक अधूरी हसरत, समझ रहे हो, बट अभी ऑफ कोर्स आपकी वो उम्र नहीं है कि मैं आपको अधूरी हसरत पूछूं, बट प्रैक्टिकली मतलब एनी गोल, एनी एस्पिरेशन, एनीथिंग ना कि यार ये जिंदगी में चाहिए या ये करना है, या अधूरी ना सही, हसरत ही सही। हाँ। यार पता नहीं, मेरे को तो समझ में नहीं आता, क्योंकि मेरे को इसलिए समझ में नहीं आता क्योंकि मैं बहुत चीज़ें कर रही हूँ और मैं बहुत चीज़ें करना चाहती हूँ। जब मैं बहुत छोटी थी और मैंने मैरी कॉम देखी थी तो मुझे बॉक्सर बनना था। फिर मैंने नीरजा देखी थी तो मुझे एयर होस्टेस बनना था, ठीक है। मैं शुरू से ऐसी रही हूँ, पता नहीं क्यों कि मैं जो देख लेती हूँ ना उससे खटखट इंस्पायर हो जाती हूँ। बट फिर एक बिगर, जब मैंने उसको पर्सपेक्टिव पे देखा तो मुझे समझ में आया कि मैं मूवीज से इंस्पायर हो रही हूँ जिसमें ये लोग एक्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। एक्टर बनना है, एक्टर बनना है, मैं कुछ भी कर लूँगी फिर, ठीक है। तो मैं तो यही बोलूँगी कि एक्टिंग ही मेरी अधूरी हसरत है अभी से, क्योंकि मैं उसको पूरा करने की तरफ बढ़ ही नहीं रही हूँ। तो मैं उसको अधूरी हसरत ही मानूंगी, हमेशा उसको अधूरी ही रखूंगी, और एंड में जब मैं मर रही होंगी ना तब मैं रिग्रेट करूंगी मैंने क्यों नहीं किया। पता नहीं क्यों वो चीज़ मैं करना चाहती हूँ पर उस चीज़ की तरफ मैं बढ़ नहीं पा रही, कोई चीज़ मुझे खींच नहीं रही है एक्टिंग की तरफ। तो आई गेस ट्रू एक्टर नहीं हूँ मैं, लोग मुझे बोल सकते हैं ये चीज़। इट विल हैपन एट सम लेटर स्टेज इन लाइफ। अभी मैं वो कहीं पे इंटरनेट पे देख रहा था, वो जो पंचायत में जो दादी बनी है ना, यस शी वाज अ टीचर एंड एग्जैक्टली, मतलब अभी इस एज में लाइक शी, मैं यार हो सकता है मुझे पहला रोल ही दादी का मिले, who knows, ठीक है। क्योंकि अब ऐसा हो गया ना कि मैं हूँ बहुत एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का ही एक पार्ट हूँ राइटिंग में, और मेरे को जाना है सॉन्ग लिरिसिज्म की तरफ। आई वांट टू राइट सॉन्ग्स, या आई हैव रिटन सॉन्ग्स, आई हैव रिटन बॉलीवुड की मैंने रीमिक्सेस किए हैं, एंड मतलब ऐसा कुछ बड़े लेवल पे नहीं, खुद के लेवल पे, खुद के पेज पे डालने जितना। एंड आई हैव ऑल्सो वर्कड ऑन माई फर्स्ट ओरिजिनल अभी, तो हो सकता है, पता नहीं वो कब रिलीज होगा, द आर्टिस्ट इज बिजी राइट नाउ। तो धीरे धीरे वो चीज़ भी करनी है, क्योंकि आई एम सो इन्वॉल्व इन राइटिंग कि मेरा मन नहीं हो रहा अभी किसी और चीज़ की तरफ बढ़ने का। ट्रैवल भी मैंने इसलिए शुरू किया बिकॉज ट्रैवल एक तो मैं कर सकती हूँ, मेरे दायरे में, ठीक है। सेकेंड, इट रिलैक्सेस मी। थर्ड, इट एनहांसेस माई राइटिंग। जिस तरह से मैं लोगों से मिलती हूँ, मेरे को नई स्टोरीज, मतलब मैंने कहाँ, मैं एक्सपीरियंसेस को एनरिच करता है, एग्जैक्टली, फिर वही तो लिखा जाता है। हाँ, तो अब जो ट्रैवल के मेरे एक्सपीरियंसेस है ना, वो मेरे शायरी राइटिंग में नहीं आते, वो मेरे स्टोरी टेलिंग बन के आते हैं। ओके, बिकॉज वहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, स्टोरीज। तो मैं क्या कर सकती हूँ, लोगों को छोटे छोटे किस्से सुना सकती हूँ या बड़े बड़े किस्से सुना सकती हूँ। तो ट्रैवल से मेरी स्टोरी टेलिंग निकलती है, और अदरवाइज टू द कोर आई एम अ पोइट, आई एम ए शायर एंड आई एम अ सॉन्ग राइटर। मतलब मैं तो कोर पे तो मैं बोलूँगी मैं एक पोएट और एक शायर ही हूँ, सॉन्ग राइटिंग भी इसका एक बाय प्रोडक्ट ही है बेसिकली, या सो हाँ। तो मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि आई एम सो इन्वॉल्व इन राइटिंग, शायद एक्टिंग की तरफ
बढ़ ही नहीं रहे हैं मेरे कदम, बट आई गेस एट सम पॉइंट क्योंकि नेटवर्क बहुत सिमिलर सा होता है, लाइक आई नो सॉन्ग राइटर्स एंड आई नो एक्टर्स ऑल्सो एंड दे आर एक्टिंग इन फिल्म्स एंड एवरीथिंग, तो हो सकता है कि कभी ना कभी मैं किसी जगह, who knows, nobody knows actually. Nobody knows and this is the beauty of life actually, exactly, that you never know, मतलब you never but if I get an opportunity, जैसे मुझे याद है मैं 11th क्लास में थी, तो मैंने एक राजस्थान लेवल पे फिल्म कर रखी है, या तो राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में जानी थी बट इट डिडंट गो देयर, तो मेरा रोल ऐसा एक नेगेटिव कैरेक्टर में थी मैं, दैट आई वाज चीटिंग ऑन माय हस्बैंड एंड आई वाज रोमिंग अराउंड विद हिज बेस्ट फ्रेंड, तो मेरा ये रोल हुआ था उसमें, ठीक है, एंड आई एंजॉयड दैट, मुझे उसके कोई पैसे नहीं मिले थे एंड आई वाज इन 11th स्टैंडर्ड, मतलब मुझे पैसे चाहिए भी नहीं थे, मम्मी ध्यान रख रही थी मेरा, तो मुझे बस ऐसा था कि बस मैं ऐसा कपड़े पहन के मेरे को एक बार कैमरा के सामने आके मैं जो खुद हूँ उसके अलावा कोई और बन जाऊँ, हाँ, कोई और किरदार प्ले कर दूं, तो वो चीज़ मेरा करने का मन था। हो सकता है एक टाइम बाद मैं कोई शॉर्ट फिल्म लिख दूं और मैं खुद ही उसमें एक्ट कर दूं, या मैं खुद गाने लिख दूं। फिर मैंने ऐसा भी किया है कि एक आर्टिस्ट, एक इंडी आर्टिस्ट है अभाष झा करके, तो उसका एक गाना आया था, तो मुझे देखा, मैंने उसकी कास्टिंग चल रही है तो मैं चली गई उसके म्यूजिक वीडियो में, आई प्लेड द रोल ऑफ जो वो होती है ना नैनी टाइप्स जो होती हैं, कि एक जो लीड थी उसकी, वो उसको फिजियोथेरेपिस्ट के पास मैं ले जाती हूँ रोज सुबह, एंड देन अ गाय सीज मी एंड ही गेट्स अट्रैक्टेड टू मी, तो वैसा सा रोल था मेरा। तो एक्टिंग का मुझे जहाँ मौका मिलता है ना, वहाँ तो मैं छोड़ती नहीं हूँ, वो तो मुझे करना है, हाँ, लेकिन उसको करने के लिए, जैसे राइटिंग करने के लिए, शोज करने के लिए मैं एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालूंगी, लेकिन एक्टिंग का जब आगे से आएगा तो आई विल डू इट एंड आई नो आई विल नेल इट, मुझे पता है मैं कर सकती हूँ, मुझे बस इतना विश्वास है खुद पे। सो व्हाट इज नेक्स्ट, लाइक आपने बताया था यू आर प्लानिंग टू राइट अ बुक आल्सो, वो क्या है, मतलब कंपाइलेशन ऑफ योर शायरीज और कुछ और? तो अभी तक ये कहना गलत होगा कि मैं शायर थी, मैं शायर नहीं थी। देखो, मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते, मैं वही बता रही हूँ। ये जो 1 लाख लोग सुन रहे हैं, आप वो क्या सुन रहे हैं? ये ख्याल सुन रहे हैं मेरे, ख्याल सुन रहे हैं, ओके। जब हम शायरी की बात करते हैं तो हम एक चीज़ की बात करते हैं जिसको बोलते हैं बहर। हाँ, बहर होता है एक मीटर, बहर होता है मीटर, हाँ, उस मीटर में लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है जब आप नॉर्मली लिख रहे हो बिना बहर के, और जब आप उस फेज में ट्रांजिशन करते हो, जैसे अभी 2-3 महीने से मैंने राइटिंग रोक रखी थी, इसलिए क्योंकि मैं ट्रांजिशन फेज में थी, मुझे लिखा नहीं जा भाई, मैं तो अटक जाती थी 1-2 के बीच में मेरे को, क्योंकि 1-2 की लैंग्वेज में वो अलग अलग मीटर चलते हैं, अलग अलग वजन होते हैं। अब मैंने रिसेंटली सीखा है, थैंक्स टू वन ऑफ माई फ्रेंड्स, हिज नेम इज साद, तो उसने बोला कि देख तो लिख शायरी पैटर्न पे रही है, पर तू बहर में लिख। तो वो बंदा अपने ऑफिस से आता था, रोज़ शाम को मेरे से गूगल मीट करता था 1 घंटा, और गूगल मीट पे उसको ये नहीं बताता था कि आज हम क्या पढ़ाएंगे या क्या पढ़ेंगे, मैं रोज़ एक डायरी लेके बैठती थी और रोज़ मुझे बताता था। तो मैंने ऐसा हफ्ता 2 हफ्ता तो क्लास ली, तो मैंने एक बेसिक नॉलेज ली। नाउ आई कीप स्टडिंग माई सेल्फ। आज तक भी मैं कोई गज़ल लिखती हूँ तो सबसे पहले उसको भेजती हूँ फॉर अप्रूवल। मेरे अब मुझे जो किताब लिखनी है, मुझे ये पता था, शुरू से मुझे पता था कि मैं बहर में नहीं लिख रही, बट वही था, मैं एफर्ट नहीं डाल रही थी सीखने के लिए। मैंने कहा काम चल रहा है तो काम चलाते हैं। बट एक टाइम बाद मुझे बुरा लगा कि मेरे को ऐसा लगा कि अगर मैं कोई चीज़ कर रही हूँ तो मैं उसको अब अच्छे से करना चाहती हूँ। जो मतलब ठीक है, बिना बहर के मैं लिख सकती हूँ, बट बहर में लिख दूंगी तो क्या हो जाएगा? अच्छी बात है, नई चीज़ ही तो सीख रही हूँ, कुछ गलत तो नहीं कर रही। अब मैंने जब बहर में लिखना शुरू किया तो मुझे मज़ा आने लग गया है। तो अब मैं गज़लें लिखती हूँ, बहुत स्लो पेस पे लिख रही हूँ, बहुत सोच के लिख रही हूँ कि यार थॉट भी ख़राब ना हो और टेक्निकलिटी भी रहे, ऐसा। तो उसी का एक कलेक्शन रहेगा, कलेक्शन ऑफ गज़ल्स रहेगा। नज़्म मैं अभी तक बहर में नहीं लिख पाती हूँ, थोड़ा सा डिफिकल्टी आती है। गज़ल में फ़र्क क्या होता है? काफ़ी कुछ है, पर मतलब समझ में नहीं आता कि नज़्म क्या होती है, गज़ल क्या होती है, कुछ डिफरेंस मतलब ब्रॉडली। तो गज़ल जो होता है वो कलेक्शन ऑफ डिफरेंट शेर होता है, ठीक है? मतलब कहते हैं कि ये गज़ल में मिनिमम, जितना मुझे पता वो शेर अलग अलग भी हो सकते हैं, मतलब डिस्कनेक्टेड हो सकते हैं, उनका आपस में बिल्कुल। एक शेर आपका मोहब्बत से रिलेटेड हो सकता है, एक सियासत से रिलेटेड हो सकता है, ख्वाबों से और स्ट्रगल्स पे हो सकता है, ठीक है? तो कहते हैं मिनिमम 5 शेर तो होने ही चाहिए गज़ल में, ठीक है? तो मैं अभी एक पता नहीं है, बस कहते हैं कि इतने तो लिख दो, तो इतने लिख दो आप। तो वो अलग अलग होते हैं और एक शेर दूसरे शेर से कनेक्टेड नहीं होता। नज़्म जो होती है वो एक ही टॉपिक पे होती है। okay. हाँ, कि मैं इस पौधे पे बात करूँगी तो मैं सिर्फ इस पौधे पे बात करूँगी, ठीक है? पौधे से रिलेटेड मैं कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस कर दूँ, उसमें कुछ भी पोएटिक कर दूँ, बट वो पूरी एक नज़्म होती है, एंड वो भी बहर में होती है, नज़्म भी बहर में होती है। सो इट वुड बी अ कलेक्शन ऑफ गज़ल्स एंड नज़्म्स, माई बुक। शायरी और थॉट्स जो आपके हैं मोस्टली दे आर ऑन दी रोमांटिक लाइन्स, और लाइक आपकी जो एज है उसको देखते हुए जायज़ भी है कि वो उसी लाइन्स पे रहें। सो
व्हाट इज़ लव फॉर यू, एज इन लाइक क्या अंडरस्टैंडिंग है? बिकॉज मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि लिंक्डइन इज़ टू लीडरशिप व्हाट लव इज़ टू इंस्टाग्राम। ओके। मतलब समझ में किसी को नहीं आता है पर बात सारे करते हैं, समझ रहे ना? वो लिंक्डइन पे भी वही चलता रहता है, एवरीबडी इज लाइक 5 थॉट्स ऑन लीडरशिप, लीडरशिप लेसन्स फ्रॉम फलाना फुटबॉल मैच, लीडरशिप लेसन्स फ्रॉम, और बाई एंड लार्ज किसी को समझ में नहीं लीडरशिप होती क्या है, exactly. किसी को नहीं समझ में आती। और लव के साथ भी वही हो रखा है, मतलब इट्स फैशनेबल, लाइक समझ रहे हो ना, पर एग्जैक्टली क्या है उसको समझ पाना और स्पेशली शब्दों में बयां कर पाना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। बट नाउ दैट यू आर अ राइटर, शब्दों पे आपकी महारत है, तो व्हाट डू यू थिंक ऑफ लव? ऐसे तो आई एम नॉट अ राइटर फिर। राइटर मैं नहीं कर सकती। okay. मैं प्यार कर सकती हूँ अलग अलग तरह से, अलग अलग लोगों से, अलग अलग चीज़ों से, पर मैं उसको डिफाइन नहीं कर सकती क्योंकि कोई डेफिनेशन है ही नहीं। जैसे राइट नाउ माई पार्टनर, ठीक है, ही हैज़ अ वेरी डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ लव। उसका प्यार बहुत शांत किस्म का है, ठीक है, मेरा प्यार शांत किस्म का नहीं है अभी, बिकॉज अब हमारी शायद एज में भी डिफरेंस है, ही इज एल्डर देन मी, तो उसने काफ़ी कुछ देख लिया ऑलरेडी, मैं अभी अपने अलग एग्रेसिव स्टेज में हूँ लाइफ के, तो हम दोनों का प्यार करने का तरीका अलग है और हम इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि हम दोनों का प्यार करने का तरीका अलग है और हम इस चीज़ की एक्सेप्टेंस में है कि प्यार करने का तरीका अलग है, शायद वही हम दोनों के बीच का प्यार है। ओके, यस। और प्यार ऑफ कोर्स इट्स नॉट लिमिटेड टू वन इंडिविजुअल, मतलब नॉट इन दैट सेंस कि आप जाके चीट कर लो लोगों पे, ठीक है, बट इट्स लाइक जैसे मुझे मेरे सपनों से भी प्यार है। जब उनका समय है मेरा कि मैं अपने इस चीज़ पे काम, जैसे आज मुझे अगर पॉडकास्ट देने जाना है और मुझे प्यार है इस चीज़ की तरफ, तो मैं पहले ये करूँगी। तो आई गेस लव इज़ ऑल्सो प्रायोरिटी। आप किन चीज़ों को प्रायोरिटाइज करते हो वहाँ आपका लव डिफाइन होता है। अब अगर मैं अलग अलग तरीके के काम कर रही हूँ, राइटिंग और ट्रैवल, तो मैं दोनों से इक्वल प्यार करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है। बट आई प्रायोरिटाइज इट बिकॉज सम डेज आई लव ट्रैवल मोर, सम डेज आई लाइक राइटिंग मोर। ऐसा भी होता है। कभी आप फैमिली और पार्टनर की बात करो, समटाइम्स यू प्रायोरिटाइज योर फैमिली, क्या पेरेंट्स को भी ज़रूरत है, अभी अलग देयर, समटाइम्स यू, इसका मतलब ये नहीं आप किसी से कम या ज़्यादा प्यार करते हो, तो आई गेस प्रायोरिटी को भी हम ले सकते हैं। बट येस, दैट इज डेफिनेट दैट देयर इज नो डेफिनेशन टू इट। नहीं है प्यार की डेफिनेशन, मेरे को नहीं मिली। जिस दिन मिलेगी मैं सबको चीख चीख के बताऊंगी कि इसको प्यार कहते हैं। अभी तक तो नहीं मिली और मैं उम्मीद नहीं कर रही हूँ कि इस लाइफ टाइम में मुझे पता चलेगा कि प्यार क्या है। वैसे भी ये सही है, बता, अगर आप उम्मीद नहीं कर रहे हो ना, सो यू विल नेवर बी डिसअपॉइंटेड। एग्जैक्टली। बिकॉज यहाँ पे इसी पॉडकास्ट पे गेस्ट आए थे, मृदुला गर्ग, उनकी ये बुक है चितकुपर, वैसे तो उनकी 40+ बुक हैं, एक रखी हुई यहाँ पे साइन की थी मैम ने। तो शी इज़ लाइक ऑब्वियसली वेरी राइटर, तो उन्होंने कहा था कि आई एम ए पेसिमिस्ट, आई डोंट गेट डिसअपॉइंटेड ईजिली। एंड लाइक हाँ, बात सही है, मतलब इफ यू आर ए पेसिमिस्ट तो कैसे डिसअपॉइंट, बिकॉज आपने एक्सपेक्टेशन ही रॉक बॉटम पे रख रखी है। अब उससे द ओनली वे इज अपना, उसके बाद आप बिल्कुल। और समय के साथ साथ जैसे स्कूल में चंचल सा प्यार होता था हम लोग को, क्रश व्रश होते थे, बड़े होते होते वो सब धीरे होता है, ठहराव आ गया। मैंने ना खुद के बारे में ये चीज़ भी नोटिस की है कि इंसान की पूरी पर्सनालिटी में ठहराव आ जाता है। जब मैं रोती थी बचपन में, चीख चीख के रोती थी, अब मैं इतनी ज़्यादा सैड भी होती हूँ ना, तो शांति से बैठ के एक जगह आंसू निकल रहे हैं और खुश भी हूँ तो बस एक स्माइल करके खुश हो रही हूँ, बहुत ज़्यादा क्रेजीली हैप्पी नहीं हो रही, अनाउंस नहीं कर रही। मन करता है करने का बट अलाउ नहीं कर पाती मैं खुद को करना, ये सोच के कि मैं बड़ी हो गई हूँ। आई गेस गलत भी हो सकती है चीज़, सही भी हो सकती है। ऐसा नहीं, मतलब ऐसा मेरा पर्सनली मानना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए आइडियली। हाँ, ठहराव आता है, वो आना, मतलब वो तो लाइफ का इवोल्यूशन है ना, ऑटोमेटिकली आएगा। नॉट इन एवरीबडी, मतलब आता सब में है, एक्सटेंट चेंज होता है, मतलब किसी में थोड़ा किसी में ज़्यादा, बिल्कुल। पर हाँ, मतलब अगर आपका अंदर से मन करे ना तो फिर कंट्रोल नहीं करना चाहिए, मतलब देन इट, अगर आपका अंदर से मन ही ना करे वो अलग चीज़ है, बिकॉज आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होगी, इतना ठहरा हो गया कि आपको चीखने चलाने का मन ही नहीं कर रहा। बट अगर चीखने चलाने का मन करे तो फिर वो अपने अंदर का जो बच्चा है ना, उसको मतलब जिंदा रखना चाहिए, उसको नहीं मरने देना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब एक पॉइंट पे आके, मतलब बिकॉज आई एम मच एल्डर टू यू, सो इन दैट सेंस मैं बता रहा हूँ आपको, वो एक बहुत बड़ा रिग्रेट रहता है लाइफ के अंदर कि मतलब अगर आपके अंदर का बच्चा, वो कहते हैं ना कि वो, वैसे तो खैर इस पर शेयर है, मैं भूल रहा हूँ अभी ऑथर कौन है उसका, कि मेरे अंदर का ये जो बच्चा खामोश हो गया है, ये उसकी पहले की भी एक लाइन है, मैं भूल रहा हूँ, बट ये मेरे अंदर का मासूम सा बच्चा जो खामोश हो गया है, ये हादसा नहीं है, कत्ल है।
मतलब उसने समाज पे लिखा था ये Okay. हादसा नहीं है, कत्ल है, इसके लिए तुझे ज़माने सजाए मौत होनी चाहिए। उससे पहले एक लाइन थी, वो उसे वो राइम करता है, वो लाइन मेरे दिमाग से निकल रही है Alright. कि मतलब समझिए हादसा नहीं है, ये सोसाइटी ने मारा है इस अंदर के बच्चे को, बिल्कुल। तो ज़माने तुझे इसके लिए सजाए मौत होनी चाहिए। बिल्कुल। अब देखो ना, अगर क्यों होता है इंसान ऐसा ना, क्योंकि अगर एक बच्चा बच्चे की तरह रो रहा है तो समझ आता है, पर अगर एक बड़ा बच्चे की तरह रोता है तो लोगों को नहीं समझ में आती है वो चीज़। अकेले में बैठ के आप रो सकते हो, ठीक है, बट आई गेस हाँ, मैं ये बिल्कुल इस चीज़ को बढ़ावा नहीं देती कि आप अपने इमोशंस को रेजिस्ट करो। रोना आ रहा है तो रोना चाहिए और हंसना आ रहा है तो हंसना चाहिए, बट कुछ स्टेजेस होती हैं ऐसी लाइफ की जब इंसान को जब नहीं पता होता कि उसको ये करना अलाउड भी है या नहीं। वो जैसे जैसे उसको लाइफ जो करवा रही है वो एक टाइम पर बस वही करेगा, फिर एक टाइम बाद उसको रियलाइज़ होगा कि उसने बहुत रेजिस्ट कर लिया है। तो आई गेस ये फेजेस होते हैं, एक फेज़ में आप बिल्कुल खुल के एक्सप्रेस कर रहे हो और एक फेज़ में आपने अपने आप को एकदम बांध के रख रखा है, और बांध के रखा है इसलिए खुल के एक्सप्रेस कर रहे हो। तो ऐसा एक मेरे को ऐसा लगता है एक साइकिल सा भी बना हुआ ही है। एक होता है एक स्टेज पे आके वो बांध टूट जाता है, मतलब वो स्टेज कब आती है, किसकी आती है, नहीं आती है, या बांध बहुत स्ट्रांग हो तो हो सकता है वो रोके भी रखे, Right. पर वो एक स्टेज पे आके फिर जब रियलाइज होता है कि कोई पॉइंट नहीं है इसका, हाँ. एंड जस्ट लेट इट फ्लो, तो फिर वो आदमी होता है। और एक स्टेज पे आके ना आपको इन सारी चीज़ों की फ्यूटिलिटी समझ में आ जाती है कि ऐसा कि उसको अलाउड भी है या नहीं है। एट वन पॉइंट आके यू रियलाइज कि सब कुछ अलाउड है लाइफ में, बिकॉज nobody cares for me and I don't care for anybody any which ways. So मतलब I don't अलाउड तो तब होगा जब मुझे किसी की परमिशन लेनी होगी, मतलब आई डोंट नीड एनीबॉडीज परमिशन, सब कुछ अलाउड है। बट वो कई लोगों को बहुत लेट समझ में आता है, बहुत लेट समझ में आता है। वो जितना पहले समझ में आ जाए, बट वो होता है ये कि जितना मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है कि आपको लगता है कि आप चाहोगे कि मैंने जो कुछ सीखा है मैं मेरे बच्चे को या मेरे से जो छोटा है कोई अनुज है उसको सब कुछ अभी बता दूं। जैसे आई एम लाइक 40 और 23, आई एम ट्राइंग टू से कि ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, डोंट केयर फॉर एनीबॉडी, जो करना है कर लो। बट वो इट डजंट वर्क दैट वे। इवेंचुअली आपका जो लर्निंग कर्व है ना, यू हैव टू गो थ्रू इट, यस, एंड देन ओनली यू विल रियलाइज। अभी मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है, मुझे लगेगा कि मैंने जो कुछ भी जिंदगी में 40 साल में सीखा है इसको मैं अभी 10 साल की उम्र में बता दूं ताकि ये वो सब चीजें ना करे। बट ही विल गो थ्रू इट, बट ही विल एंड ही नीड्स टू, ही हैज टू गो थ्रू इट टू एक्चुअली फील इट एंड देन बिलीव इट, राइट। पर उसमें फिर किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि बाय द टाइम अ मैन रियलाइजेस कि मे बी हिज फादर वाज राइट, यूजुअली ही हैज अ सन हु थिंक्स दैट माय फादर इज रॉन्ग। वो टाइम हो जाता है तो वो ये ट्रू है कि हमें अब लगता है कि शायद पापा सही कहते थे, पर अब हमारे एक बेटा जो मुझे लगता है पापा आपने ऐसे कैसे कहा, मैं कहा मुझे लग रहा है भाई ये नहीं एग्री कर रहा भाई, इसको कौन समझाए, ठीक है। सो दैट इज लाइफ यार। हाँ, कुछ शेर ही सुना दो यार, 2-4 ख्याल और तो क्या। शेर बिल्कुल यार सुना देती हूँ। किस चीज़ पे सुनना पसंद करोगे आप? मेरे को ऐसे रोमांटिक शायरी थोड़ी कम पसंद आती है, उसके अलावा सब कुछ। रोमांटिक पसंद नहीं आती? मतलब ऐसा नहीं कि नहीं आती, पर ओके, सामाजिक मुद्दों पे मैं थोड़ा ज़्यादा हार्ड हिटिंग फील करता हूँ। ओके, मैं एक्चुअली ड्रीम्स पे कुछ सुना सकती हूँ, ख्वाब, या फिर चलो तब तक मैं सुनाता हूँ आपको एक मेरी। हाँ जी बिल्कुल। क्या मैंने कहा कि तुकबंदी करते हैं तो, और आर्टिस्ट को यही चाहिए कोई सुन लो। हाँ। तो मतलब आप गेस्ट आप आए हो पर मुझे लगता है मुझे ही कोई सुन लो यार। तो ऐसे एक छोटी सी ऐसी लिखी तुकबंदी है, शायरी तो क्या ही कहूँगा उसको, कि ये मेरा दिल है कोई खैरात नहीं है, ये मेरा दिल है कोई खैरात नहीं है, मेरी मोहब्बत तुझको कमानी पड़ेगी, आहा, कि घर के सारे काम मेरे पर चाय तुझको बनानी पड़ेगी। क्या बात है, क्या बात है। एक मैंने ये 2 शेर लिखे थे, वो मैं आपको डेफिनेटली सुनाना चाहूँगी। जवानी भूल गया हूँ, जवानी जाने मन, जवानी भूल गया हूँ, जवानी जाने मन, ये कैसे लिख दी है मेरी कहानी जाने मन। अगर वो बातों को लेते हैं दिल पे तो अच्छा है, अगर वो बातों को लेते हैं दिल पे तो अच्छा है, ये आखिरी है वफा की निशानी जाने मन। क्या बात, क्या बात है। तो ये लिखा था रिसेंटली जी, अच्छा है, वेरी नाइस। ये बहर में नहीं है, ये पहले का, ठीक है। हम हर दफ़ा रोते हैं याद में तेरी, हम हर दफ़ा रोते हैं याद में तेरी, तस्वीरें लगी हों जैसे कायनात में तेरी, ताकि तेरे होने का एहसास जिंदा रहे, हम बात छेड़ देते हैं हर बात में तेरी। क्या बात है, क्या बात है, ताकि तेरे होने का एहसास जिंदा रहे, हम बात छेड़ देते हैं हर बात में तेरी। ओके, हाँ, इन दिनों वाली मुझे वो याद आ गया। हाँ जी इरशाद, कि अब तुझे क्या बताऊँ मैं कितने ज़ख्म खा के आया हूँ। हाँ, अब तुझे क्या बताऊँ मैं कितने ज़ख्म खा के आया हूँ, मुझे कितने सांपों ने काटा है, मैं कितना जहर पी के आया हूँ।
हालांकि वो लाइन ऐसी थी कि अब तुझे क्या बताऊं कि मैं कितने जख्म सी के आया हूँ, अच्छा, मुझे कितने सांपों ने काटा है, मैं कितना जहर पी के आया हूँ, तेरे लिए आसान है मुझको पत्थर कह देना, तेरे लिए आसान है मुझको पत्थर कह देना, तू जिसे देख के दहल जाए वो समर में जी के आया हूँ। क्या बात है, बिल्कुल। एक ही लिखा था मैंने, बात छेड़ो जो भी अच्छी ही लगती है, अच्छी ही लगती है, ये तो हम में ही कुछ एक कमी लगती है, हौसले तो बहुत खूब देता है वो, हौसले तो बहुत खूब देता है वो, पर मोहब्बत उसे अजनबी लगती है, यार दो चार ही चाहिए मुझको अब, महफिलें मुझको काफ़ी बड़ी लगती हैं, सब सही होते हैं अपनी अपनी जगह, गलतियां हर दफ़ा कुछ नई लगती है, और लगता हूँ मैं जिसे सबसे ज़्यादा गलत, लगता हूँ मैं जिसे सबसे ज़्यादा गलत, उसकी हर बात मुझको सही लगती है। सही है सही है। थैंक यू वेरी मच यार, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, प्लेजर हैविंग यू, वी कैन ऑफ कोर्स टॉक एंड टॉक, बट देन अभी लगता हो गया है हाँ, तो हो गया, लोग नहीं देख पाएंगे, मतलब we'll बख्शिफाई यू एंड we'll end it here. Thank you very much. Okay. थैंक यू। एपिसोड को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। और अगर आपको एपिसोड पसंद आया एंड इफ यू फाउंड इट वैल्यूएबल देन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे ही एपिसोड रेगुलरली लेके आते रहते हैं। एंड ऑल्सो डू प्रेस द बेल आइकन। हमारा छोटा सा चैनल है, आपके जैसा हर नया सब्सक्राइबर हमें काफ़ी मोटिवेशन देता है। ऑल्सो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके फ्रेंड या फैमिली में किसी के लिए काम का हो सकता है तो प्लीज़ इस वीडियो को उनके साथ शेयर करें। आप कमेंट्स में हमें बताइए कि आप किन गेस्ट को हमारे पॉडकास्ट पे देखना चाहेंगे एंड वी प्रॉमिस वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू गेट देम ऑन द पॉडकास्ट। थैंक यू और जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आई विश यू गुड लक एंड गॉड स्पीड।